अध्याय 31। संपादन नगन ने तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वे शब्द गुस्सी के कानों में उड़ गए। वह मुश्किल से प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से सुन पा रही थी, लेकिन उसे घेरने वाली उनींदापन ने उसे यह समझने में असमर्थ बना दिया कि पूरे वाक्य को एक साथ रखने पर क्या मतलब है। लेकिन उसने फिर भी आत्तन उत्तर दिया, मैं सहमत हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो भी कहा वह सही था। दिव्य सीखने के लिए उसकी जांघ को गले लगाना कभी गलत नहीं था। जैसे ही वह विचार आया, गुस्सी का सिर फिर से नीचे गिर गया। फिर वह पूरी तरह से एक सुंदर सपने में खो गई। चूंकि वह थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए वह कम से कम 1 और घंटे तक टिक सकती थी। सुबह के 3:30 बज चुके थे। उसके शरीर की जरूरतों ने सब कुछ हरा दिया था, जिससे वह पूरी तरह से जीत गई थी। जिया जिक्सुआन आश्चर्यचकित था। जब उसने ऐसा कहा तो वह खुद चौंक गया, और उसके मैं सहमत हूँ ने उसे और भी अधिक चकित कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अनुरोध करेगा। उसने बिना सोचे समझे अचानक यह कह दिया। उसके आसपास काफी लोग थे जिनके शुरुआती प्रेम संबंध थे, लेकिन उसका कभी कोई प्रेम संबंध नहीं था। ऐसा सोचते हुए वह सोचता है कि अपरिपक्व अवधि में प्यार बहुत बचकाना है और लंबे समय तक नहीं टिकता है। यदि आप स्वयं अभी भी निर्भर हैं, तो आप किसी रिश्ते की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा यह सिर्फ थोड़ा सा मजा था, अपने सामने मौजूद खुशी का मजा लेना। लेकिन ऐसा करना वास्तव में समय की बर्बादी थी। दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं था। जब उसने ये शब्द कहे तो उसे एहसास हुआ कि उसके मन में गुस्सी के लिए खास भावनाएं हैं। वह उसे चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसे छोड़े बिना उसका पीछा करना चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे अभी ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सिर्फ वे दोनों ही एक दूसरे पर झुके हुए हैं। उसके दिल की गहरी इच्छा ने उसके सिद्धांतों को तोड़ दिया था, इसलिए उसने सहज रूप से ऐसा कहा। जिया जिक्सुआन ने अपनी आंखें नीची की। उस लड़की को देखा जो उसके कंधे पर झुकी हुई थी, गहरी नींद में सो रही थी। उसे यकीन नहीं था कि उसने वाकई उसका सवाल सुना था, या उसने बिना जाने ही बस एक अचंभे में जवाब दिया था। उसके माता पिता और उसके माता पिता उनके शुरुआती रिश्ते के लिए सहमत नहीं थे, और यहाँ तक कि उनके शिक्षक भी। वे सभी बाधाएं थे। और क्या वह उसके साथ बाहर से आने वाली सभी बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार थी? हाँ, ची तुयेन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया, अपनी बाह को उसके लिए तकिए की तरह इस्तेमाल किया, जिससे उसके लिए आरामदायक नींद की स्थिति बन गई। वह चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। उसकी आंखें लगातार आगे पीछे घूम रही थी। आखिरकार वह अपने आप को उसके छोटे, सुंदर गुलाबी होठों पर रोक पाने में असमर्थ था। क्या यह बहुत प्यारा था? क्या यह चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या वेनिला है? इसका स्वाद उस कैंडी से बेहतर होगा जो उसने आपके लिए खरीदी थी, है ना? उसके मन में लगातार अनुमान चल रहे थे, उत्साह के साथ उसे खुद इसे आजमाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जिया जिक्सुआन की आंखें गहरी और गहरी होती गईं। उसका सिर नीचे होता रहा। जैसे ही वह अपने होठों को छूने वाला था, उसने अचानक अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसकी सांसें तेज और तेज दोनों थीं। अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। जिया जिक्सुआन दीवार के सहारे झुक गया, अपना सिर उठाकर तारों वाले आकाश को देखने लगा। सौर मंडल में अनगिनत छोटे धूल के कण थे। 1 लाख साल बाद वे विशाल पत्थर बन गए, जिससे पहले सितारे बने। तारे अपने द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ संलयन और टकराव से गुजरते हैं, जिससे ग्रह बनते हैं, जो बदले में संघनन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिससे तारे बनते हैं। सूर्य एक सामान्य तारा है,
तो क्या सौरमंडल भी सामान्य है? क्या उस विशाल ब्रह्मांड में जीवन व्यापक रूप से मौजूद है? तारे वे तारे होते हैं जो खुद चमकते हैं और गर्मी उत्सर्जित करते हैं। ग्रह वे तारे होते हैं जो चमकने और गर्मी उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। जिया जिक्सुआन ने अपने विचारों को विशाल ब्रह्मांड में डाल दिया, अपनी इच्छाओं को फीका करने की कोशिश कर रहा था। काफी देर बाद उसने एक बार फिर अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों में लड़की को देखा। उसे लगा कि वह बहुत भाग्यशाली है। भोर के करीब गुसी को जिया जिक्सुआन ने जगाया। उसने चकित होकर अपनी आंखें खोलीं, यह सोचकर कि वह बेडरूम में है। इसलिए जब उसने जिया जिक्सुआन को देखा तो वह चौंक गई। जिया जिक्सुआन खड़ी हुई, उसे उठाने में मदद की और कहा, तुम्हारी रूममेट अभी तक नहीं जागी है, जल्दी से अपने कमरे में वापस जाओ। सुबह की समीक्षा के लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिना बोई बोई से अनुमति मांगने को कहो। उसने उसका कोट ठीक से पहना दिया और उसका हाथ पकड़कर नीचे की ओर चला गया। गुसीयू अभी भी नींद में चल रही थी। उसने बिना सोचे समझे जिया जिजुआन को उसे छात्रावास में ले जाने दिया। उसने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, अंदर जाओ। यह कहने के बाद वह पलटी और चली गई। गुसी अपने बेडरूम में वापस आई, दबे पांव बिस्तर पर चली गई और जब वह बिस्तर पर सीधी लेटने में सक्षम हुई तो उसे एहसास हुआ कि पिछली रात उसकी सोने की स्थिति ने उसकी पीठ को बहुत थका दिया था। उसने अपना फोन उठाया और आंखें मूंदकर देखा कि सुबह के 5 बज चुके थे। वह और जिया जिक्सुआन 5 घंटे से ज्यादा समय तक छत पर बैठे रहे, सिर झुकाए गेम खेलते रहे और फिर अनजाने में सो गए। गुसी ने सोचा और सोती रही। जब झेंग पेपेई की नींद खुली और उसने देखा कि गुसी अभी भी नहीं हिली है, तो वह उसके पास गई और उसके बिस्तर पर दस्तक देते हुए कहा, अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। कोतुउक ने पलटकर बुदबुदाया, मैं सो रहा हूँ। मैं आज सुबह का स्व अध्ययन नहीं करूँगा। त्रिना बोई बोई आश्चर्यचकित था, इतनी नींद आ रही है। यह पहली बार था जब उसने गुसी यी को इतना थका हुआ देखा कि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। आम तौर पर वह मुर्गी की तरह सक्रिय और उत्साही रहती थी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई, मुझे अब बहुत नींद आ रही है। अब और बात मत करो, जाने की अनुमति मांगो। जब तुम पढ़ाई कर लो तो मेरे लिए नाश्ता खरीद कर लाओ। हाँ, जब तुम्हें नींद आती है तो तुम लोगों को आदेश देने के आदी हो गए हो। झेंग पेई पेई ने गुसी यी से फिर कभी नहीं पूछा। पढ़ाई के प्रति उसका अपना रवैया भी काफी लापरवाह था, इसलिए बेशक वह एक अच्छे दोस्त के साथ पढ़ाई करने के लिए बहुत खुश थी। सुबह के स्व अध्ययन सत्र के दौरान होमरूम शिक्षक जांच करने के लिए आए। झेंग पेई पेई ने गुसी यी के लिए छुट्टी मांगने की पहल की। शिक्षक, सी यी को सर्दी और हल्का बुखार है, इसलिए वह अपने बेडरूम में आराम कर रही है। क्या यह गंभीर है? अगर आपको तेज बुखार है तो आपको अस्पताल जाना होगा। प्रधानाध्यापक को फुटबॉल मैदान पर गुसी की चोट के बारे में पता था और उन्हें डर था कि यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने दवा ले ली है और जब वे इसे और नहीं ले सकेंगे तो मुझे बता देंगे। हाँ, प्रधानाध्यापक के चले जाने के बाद झेंग पेपेई थककर टेबल पर लेट गई और खुद से कहा, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे सी यी के साथ बेडरूम में रहना चाहिए था। उसकी नज़र दूसरी तरफ गई। जिया जिक्सुआन भी टेबल पर लेटी हुई सो रही थी और लू जियाए उसके बगल में बैठी थी। कहने की जरूरत नहीं कि वह गहरी नींद में सो रही थी। झेंग पेपेई ने मन ही मन सोचा, क्या पूरा समूह शरद ऋतु की थकान से पीड़ित था? स्व अध्ययन के बाद त्रिना बोई बोई होंग ले और त्रुओंग हान दीच के साथ नाश्ता करने के लिए कैफेटेरिया गए।
त्रिनबोई बोई ने मूल रूप से खाना खाने के बाद कोतुउक के लिए नाश्ता खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि आधा खाने के बाद हाची तुयेन अचानक आया और मेज पर एक बैग रखते हुए कहा, जब आप अपने कमरे में वापस आएं, तो इसे कोतुउक को दे देना। त्रिनबोई बोई ने इसे देखा। यह बाहर से खरीदा गया भोजन था। क्या वह इसे तैयार करके स्कूल लाया था? त्रिनबोई बोई ने मजाक में कहा, क्या हम खाना बांट सकते हैं? हाची तुयेन ने मुड़कर 2 शब्द छोड़े और चले गए। आप पर निर्भर है। त्रिनबोई बोई ने अपनी पीठ की ओर देखा और गुस्से से अपने दोनों दोस्तों से कहा, वह हाची तुयेन, जब तुउक आसपास नहीं होता है तो उसका चेहरा नरक के राजा की तरह ठंडा होता है। उसकी अभिव्यक्ति का तो कहना ही क्या, वह बात करने में भी बहुत आलसी है। हुआंगले ने सिर हिलाया। वह वास्तव में ठंडा है। मैंने सुना है कि वह मिडिल स्कूल से ही ऐसा है। ट्रुओंग हान डिच ने कहा, यदि तुउक उनके करीब नहीं होता तो मैं उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। त्रिनबोई बोई नाराज थी। अब केवल तुउक ही उसे नियंत्रित कर सकती है। मैं वास्तव में आशा करती हूँ कि तुउक उसे बहुत कष्ट देगी, तभी वह उस घमंडी नज़र से छुटकारा पा सकेगी। खाने के बाद त्रिनबोई बोई नाश्ता लेकर कोतुउक के कमरे में वापस आ गई। जब कोतुउक उठी तो उसका चेहरा अभी भी थका हुआ और चकित दिख रहा था। त्रिनबोई बोई ने उसे हिलाया, जल्दी उठो, अपना चेहरा लंच बॉक्स में मत छिपाओ। गड़बड़ मत करो, मैं जाग रही हूँ। गुसी ने नींद में खाना खाया। झेंग पेपेई ने यह नहीं बताया कि वह जो खाना खा रही थी वह जिया जिक्सुआन ने बाहर से खरीदा था। खाने के बाद गुसी नहाने चली गई और आखिरकार वह थोड़ी और जाग गई। लेकिन जब वह कक्षा में बैठी और शिक्षक ने व्याख्यान देना शुरू किया तो उसकी सारी सतर्कता गायब हो गई थी। एक खराब छात्रा के रूप में हर बार जब वह कक्षा में जाती थी, अगर वह व्याख्यान सुनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी तो उसे खुद को प्रेरित करने के लिए अपनी पूरी ताकत, इच्छा शक्ति और उत्साह का उपयोग करना पड़ता था। तभी वह सुनिश्चित कर सकती थी कि उसकी आत्मा उड़ न जाए। मन की इस अस्थिर स्थिति में शिक्षक की आवाज किसी लोरी से अलग नहीं थी, जिससे उसका सिर अपने आप झुक जाता था। एक कक्षा में धीरज रखने के बाद गुसी फिर से सोने के लिए मेज पर लेट गई। झांग झनी और जियांगली सामने बैठे थे और उन्होंने कहा, सी, आज इतना क्यों सो रही है? क्या तुम कल रात होमवर्क करते हुए पूरी रात जागते रहे? त्रिनबोई बोई ने कहा, कल रात तो तुउक मुझसे भी पहले सो गया। मैंने उससे मेरे साथ एक खेल खेलने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। हाची तुयेन ने चू कियू और तो हान से कहा, तुम दोनों हुओंगले और त्रुओंग हान डिच के साथ अपना स्थान बदल लो। क्यों? कोटू यूसी को सोने दो। तुम दोनों लंबे लड़के सामने बैठो और उसे ढक दो। टू हान हंसा, ए तुयेन, तुम बहुत चालाक हो, बस किसी के सोते समय उसे ढकने का कोई तरीका सोच रहे हो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि सीट बदल लो, जल्दी से बदल लो, तुम इतना क्यों बोल रहे हो? चू क्यू ने चतुराई से कहा, यह एक छोटी सी बात है, चलो चलते हैं। ल्यूक जिया डीप ने कहा, आप दोनों अपना समय लें, मेरी छोटी डिम्पल वाली बहन के लिए सब कुछ इसके लायक है। इस तरफ हुआंगले और त्रुओंग हान डिच को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें कुछ समय के लिए सीट बदलनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। दूसरे पीरियड में गुसी ने खुद को खुश करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसके सामने 2 लंबे लड़के बैठे हैं। क्या वह इस तरह थोड़ी देर और सो सकती थी? और इसलिए वह बेशर्मी से सोती रही। जब पूरे स्कूल की शारीरिक शिक्षा का समय हो गया तो गुसी अभ्यास करने के लिए नीचे नहीं आई, बल्कि कक्षा में ही सो गई। जब पूरी कक्षा अभ्यास समाप्त करके वापस लौटी तो सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे और बातें कर रहे थे।
गुसी ने चिढ़कर अपना सिर खुजलाया और अपने सिर को ढकने के लिए अपनी वर्दी की जैकेट ऊपर खींची। जिया जिक्सुआन पोडियम पर चढ़ गई और ठंडे मन से कक्षा के चारों ओर देखने लगी। कक्षा में तुरंत शांति छा गई, जो रूलर को टैप करके शिक्षक द्वारा याद दिलाने से भी अधिक प्रभावी थी। सभी ने जिया जिक्सुआन की ओर देखा, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या कहना चाहता था। जब पूरी तरह शांति हो गई, तो हाँ ची तुयेन ने कहा, चुप रहो, शोर मत करो। अपनी बात समाप्त करके वह नीचे उतरकर अपनी सीट पर आ गया। विद्यार्थी एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या विद्या के देवता परेशान हो गए हैं? लेकिन जब से उसने ऐसा कहा, किसी ने भी अब कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। सीखने का देवता पहले से ही घमंडी और ठंडा था। पिछली बार उसने किसी के साथ क्रूरता से लड़ाई भी की थी, इसलिए पूरी कक्षा ने उसे पहले ही कक्षा का मास्टर घोषित कर दिया था। कक्षा शुरू होने तक सन्नाटा रहा। झेंग पेपेई ने गुसी को बुलाया और पूरी कक्षा शिक्षक का अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। बैठने के बाद झेंग पेपेई ने गुसी के कान में झुककर कहा, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखा है। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि क्या तुम कल रात खेलने के लिए चुपके से बाहर गए थे। गुसीयू, क्या आप हाँ में जवाब दे सकते हैं? गुसी दोपहर तक मुर्दों की तरह सोती रही और आखिरकार जाग गई। सुबह की आखिरी क्लास के बाद सभी लोग दोपहर का खाना खाने के लिए बाहर चले गए। लू जियाए ने उत्साहपूर्वक अपने कुछ दोस्तों को दूसरी मंजिल के कैफेटेरिया में तला हुआ खाना खाने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही छुट्टियों की योजना भी बनाई। यह सही है, राष्ट्रीय दिवस, हाई स्कूल के छात्रों के लिए पहली लंबी छुट्टी जल्द ही आने वाली थी। 8 लोग एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर बैठे छुट्टियों के बारे में चर्चा करते हुए भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। लू जियाए ने कहा, चलो बाहर जाकर खेलते हैं। घर पर हम अपने माता पिता द्वारा पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, यह बहुत थका देने वाला है। क्यों न हम एक साथ एक यात्रा का आयोजन करें और अपने माता पिता को बताएं कि यह एकजुटता बढ़ाने और टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। हम रास्ते में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह सुनकर हमारे माता पिता निश्चित रूप से सहमत होंगे, तो हान ने मुस्कुराते हुए कहा, ल्यूक जिया डीप के लिए अपनी लड़कियों को यात्रा पर ले जाने का अवसर पाना आसान नहीं है। आप लोग उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करें। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? लड़कों का एक साथ घूमना कोई मजा नहीं है। हुआंगले ने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह अच्छा है। आइए राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक यात्रा का आयोजन करें। त्रुओंग हान डिच ने खुशी से कहा, अगर मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा तो मेरे माता पिता को कोई आपत्ति नहीं होगी। त्रिनबोई बोई ने कोतुउक से पूछा, आप क्या कहते हैं? आपका घर शहर बी में है ना? आम तौर पर हम स्कूल के छात्रावास में रहते हैं और शायद ही कभी लंबी छुट्टियां होती हैं। क्या आपके माता पिता ने अभी तक किसी यात्रा की योजना बनाई है? कोतुउक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरे माता पिता मुझे जापान की यात्रा पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। ल्यूक जिया डीप ने तुरंत कहा, इसका कोई मतलब नहीं है। बचपन से लेकर वयस्क होने तक क्या आप हमेशा अपने माता पिता के साथ यात्रा करते रहे हैं? मैं 16 या 17 साल का हूँ, इसलिए मुझे अकेले उड़ान भरने का अनुभव लेना चाहिए, टू हान ने कहा। अंततः ल्यूक जिया डीप ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुझे अच्छा लगा, चूक्यू +2 जैसा। त्रिनबोई बोई ने सलाह दी, आपको अपने माता पिता को बताना चाहिए, वे समझ जाएंगे। गुसी ने फिर से अपनी नज़र घुमाई, जिया जिक्सुआन को ध्यान से देखा। वह चुपचाप उसे देख रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक उसे इस तरह देखते हुए गुसी ने भी समूह के साथ यात्रा करने की इच्छा जताई। गुसी ने सिर हिलाया और कहा,
तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपने माता पिता से बात नहीं करती। शुरुआती योजना सफल रही। लू जिया ये बेहद उत्साहित थी। खाना लाया गया। सभी ने दोपहर का खाना खाना शुरू कर दिया। गुसी यी ने अपने चावल चबाए। उसका दिमाग धीरे धीरे याद करने लगा कि पिछली रात क्या हुआ था। क्या यह मेरा स्वार्थ नहीं है कि मैं ऐसा करूं? तुम सो नहीं सकती और फिर भी मुझे अपने साथ जगाए रखती हो। कोई बात नहीं, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसके दिमाग में एक चमक सी चमक उठी। गुसी ही हैरान रह गई और उसने आलू का चिप्स गिरा दिया जो वह उठा रही थी। झेंग पेपेई उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सका और बोला, क्या हुआ? शियाजी जुआन को देखते हुए गुसी यू का पूरा शरीर अकड़ गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसका पूरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया। अपने चेहरे पर तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने ध्यान से सोचा, क्या होगा अगर यह एक सपना था? त्रिना बोई बोई ने कहा, ओह तू उक, क्या तुम्हें बुखार है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? गुसी का चेहरा चावल के कटोरे में धंसने वाला था। बहन, अगर तुम बर्तन नहीं खोलोगी तो कोई नहीं जान पाएगा कि उसमें क्या है। उसने अपना सिर नीचे किया और 2 बार खांसने का नाटक किया। मुझे सर्दी लग गई होगी क्योंकि मैं कक्षा में सो गई थी। झेंग पेपेई ने गुस्से में कहा, इस बारे में बात करते हुए मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ। सुबह से दोपहर तक तुम एक नींद के शैतान की तरह रही हो। मुझे बताओ, क्या तुम कल रात खेलने के लिए चुपके से बाहर गई थी या सारी रात किसी बात के बारे में सोचते हुए जागते रहते हो? अध्याय 31। संपादन नगन ने, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वे शब्द गुस्सी के कानों में उड़ गए। वह मुश्किल से प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से सुन पा रही थी, लेकिन उसे घेरने वाली उनींदापन ने उसे यह समझने में असमर्थ बना दिया कि पूरे वाक्य को एक साथ रखने पर क्या मतलब है। लेकिन उसने फिर भी आत्तन उत्तर दिया, मैं सहमत हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो भी कहा वह सही था। दिव्य सीखने के लिए उसकी जांघ को गले लगाना कभी गलत नहीं था। जैसे ही वह विचार आया, गुस्सी का सिर फिर से नीचे गिर गया। फिर वह पूरी तरह से एक सुंदर सपने में खो गई। चूंकि वह थका हुआ महसूस कर रही थी, इसलिए वह कम से कम 1 और घंटे तक टिक सकती थी। सुबह के 3:30 बज चुके थे। उसके शरीर की जरूरतों ने सब कुछ हरा दिया था, जिससे वह पूरी तरह से जीत गई थी। जिया जिक्सुआन आश्चर्यचकित था। जब उसने ऐसा कहा तो वह खुद चौंक गया, और उसके मैं सहमत हूँ ने उसे और भी अधिक चकित कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अनुरोध करेगा। उसने बिना सोचे समझे अचानक यह कह दिया। उसके आसपास काफी लोग थे जिनके शुरुआती प्रेम संबंध थे, लेकिन उसका कभी कोई प्रेम संबंध नहीं था। ऐसा सोचते हुए वह सोचता है कि अपरिपक्व अवधि में प्यार बहुत बचकाना है और लंबे समय तक नहीं टिकता है। यदि आप स्वयं अभी भी निर्भर हैं, तो आप किसी रिश्ते की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा यह सिर्फ थोड़ा सा मजा था, अपने सामने मौजूद खुशी का मजा लेना। लेकिन ऐसा करना वास्तव में समय की बर्बादी थी। दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं था। जब उसने ये शब्द कहे तो उसे एहसास हुआ कि उसके मन में गुस्सी के लिए खास भावनाएं हैं। वह उसे चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, उसे छोड़े बिना उसका पीछा करना चाहता था। ठीक वैसे ही जैसे अभी ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सिर्फ वे दोनों ही एक दूसरे पर झुके हुए हैं। उसके दिल की गहरी इच्छा ने उसके सिद्धांतों को तोड़ दिया था, इसलिए उसने सहज रूप से ऐसा कहा। जिया जिक्सुआन ने अपनी आंखें नीची की।
उस लड़की को देखा जो उसके कंधे पर झुकी हुई थी, गहरी नींद में सो रही थी। उसे यकीन नहीं था कि उसने वाकई उसका सवाल सुना था या उसने बिना जाने ही बस एक अचंभे में जवाब दिया था। उसके माता पिता और उसके माता पिता उनके शुरुआती रिश्ते के लिए सहमत नहीं थे, और यहाँ तक कि उनके शिक्षक भी, वे सभी बाधाएं थे। और क्या वह उसके साथ बाहर से आने वाली सभी बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार थी? हाँ, ची तुयेन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया, अपनी बाह को उसके लिए तकिए की तरह इस्तेमाल किया, जिससे उसके लिए आरामदायक नींद की स्थिति बन गई। वह चुपचाप उसकी ओर देखता रहा, उसकी आंखें लगातार आगे पीछे घूम रही थी। आखिरकार वह अपने आप को उसके छोटे, सुंदर गुलाबी होठों पर रोक पाने में असमर्थ था। क्या यह बहुत प्यारा था? क्या यह चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या वेनिला है? इसका स्वाद उस कैंडी से बेहतर होगा जो उसने आपके लिए खरीदी थी, है ना? उसके मन में लगातार अनुमान चल रहे थे, उत्साह के साथ, उसे खुद इसे आजमाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जिया जिक्सुआन की आंखें गहरी और गहरी होती गईं। उसका सिर नीचे होता रहा। जैसे ही वह अपने होठों को छूने वाला था, उसने अचानक अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। उसकी सांसें तेज और तेज दोनों थीं। अपनी इच्छा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। जिया जिक्सुआन दीवार के सहारे झुक गया, अपना सिर उठाकर तारों वाले आकाश को देखने लगा। सौर मंडल में अनगिनत छोटे धूल के कण थे। 1,00,000 साल बाद वे विशाल पत्थर बन गए, जिससे पहले सितारे बने। तारे अपने द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ संलयन और टकराव से गुजरते हैं, जिससे ग्रह बनते हैं, जो बदले में संघनन की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिससे तारे बनते हैं। सूर्य एक सामान्य तारा है, तो क्या सौरमंडल भी सामान्य है? क्या उस विशाल ब्रह्मांड में जीवन व्यापक रूप से मौजूद है? तारे, वे तारे होते हैं जो खुद चमकते हैं और गर्मी उत्सर्जित करते हैं। ग्रह, वे तारे होते हैं जो चमकने और गर्मी उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। जिया जिक्सुआन ने अपने विचारों को विशाल ब्रह्मांड में डाल दिया, अपनी इच्छाओं को फीका करने की कोशिश कर रहा था। काफी देर बाद उसने एक बार फिर अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों में लड़की को देखा। उसे लगा कि वह बहुत भाग्यशाली है। भोर के करीब गुसी को जिया जिक्सुआन ने जगाया। उसने चकित होकर अपनी आंखें खोलीं, यह सोचकर कि वह बेडरूम में है। इसलिए जब उसने जिया जिक्सुआन को देखा तो वह चौंक गई। जिया जिक्सुआन खड़ी हुई, उसे उठाने में मदद की और कहा, तुम्हारी रूममेट अभी तक नहीं जागी है, जल्दी से अपने कमरे में वापस जाओ। सुबह की समीक्षा के लिए आने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रिनाबोई बोई से अनुमति मांगने को कहो। उसने उसका कोट ठीक से पहना दिया और उसका हाथ पकड़कर नीचे की ओर चला गया। गुसीयू अभी भी नींद में चल रही थी। उसने बिना सोचे समझे जिया जिजुआन को उसे छात्रावास में ले जाने दिया। उसने उसके सिर पर थपथपाया और कहा, अंदर जाओ। यह कहने के बाद वह पलटी और चली गई। गुसी अपने बेडरूम में वापस आई, दबे पांव बिस्तर पर चली गई, और जब वह बिस्तर पर सीधी लेटने में सक्षम हुई तो उसे एहसास हुआ कि पिछली रात उसकी सोने की स्थिति ने उसकी पीठ को बहुत थका दिया था। उसने अपना फोन उठाया और आंखें मूंदकर देखा कि सुबह के 5 बज चुके थे। वह और जिया जिक्सुआन 5 घंटे से ज्यादा समय तक छत पर बैठे रहे, सिर झुकाए गेम खेलते रहे और फिर अनजाने में सो गए। गुसी ने सोचा और सोती रही। जब झेंग पेपे की नींद खुली और उसने देखा कि गुसी अभी भी नहीं हिली है, तो वह उसके पास गई और उसके बिस्तर पर दस्तक देते हुए कहा, अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। कोतुउक ने पलटकर बुदबुदाया, मैं सो रहा हूँ। मैं आज सुबह का स्व अध्ययन नहीं करूँगा। त्रिनाबोई बोई आश्चर्यचकित था,
इतनी नींद आ रही है। यह पहली बार था जब उसने गुसी यी को इतना थका हुआ देखा कि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। आम तौर पर वह मुर्गी की तरह सक्रिय और उत्साही रहती थी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। मुझे अब बहुत नींद आ रही है। अब और बात मत करो, जाने की अनुमति मांगो। जब तुम पढ़ाई कर लो तो मेरे लिए नाश्ता खरीद कर लाओ। हाँ, जब तुम्हें नींद आती है तो तुम लोगों को आदेश देने के आदी हो गए हो। झेंग पेई पेई ने गुसी यी से फिर कभी नहीं पूछा। पढ़ाई के प्रति उसका अपना रवैया भी काफी लापरवाह था, इसलिए बेशक वह एक अच्छे दोस्त के साथ पढ़ाई करने के लिए बहुत खुश थी। सुबह के स्व अध्ययन सत्र के दौरान होमरूम शिक्षक जांच करने के लिए आए। झेंग पेई पेई ने गुसी यी के लिए छुट्टी मांगने की पहल की। शिक्षक, सी यी को सर्दी और हल्का बुखार है, इसलिए वह अपने बेडरूम में आराम कर रही है। क्या यह गंभीर है? अगर आपको तेज बुखार है तो आपको अस्पताल जाना होगा। प्रधानाध्यापक को फुटबॉल मैदान पर गुसी की चोट के बारे में पता था और उन्हें डर था कि यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने दवा ले ली है और जब वे इसे और नहीं ले सकेंगे तो मुझे बता देंगे। हाँ, प्रधानाध्यापक के चले जाने के बाद झेंग पेपेई थककर टेबल पर लेट गई और खुद से कहा, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे सी यी के साथ बेडरूम में रहना चाहिए था। उसकी नज़र दूसरी तरफ गई। जिया जिक्सुआन भी टेबल पर लेटी हुई सो रही थी और लू जियाए उसके बगल में बैठी थी। कहने की जरूरत नहीं कि वह गहरी नींद में सो रही थी। झेंग पेपेई ने मन ही मन सोचा, क्या पूरा समूह शरद ऋतु की थकान से पीड़ित था? स्व अध्ययन के बाद त्रिना बोई बोई होंग ले और त्रुओंग हान दीच के साथ नाश्ता करने के लिए कैफेटेरिया गए। त्रिना बोई बोई ने मूल रूप से खाना खाने के बाद कुतुक के लिए नाश्ता खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि आधा खाने के बाद हाची तुयेन अचानक आया और मेज पर एक बैग रखते हुए कहा, जब आप अपने कमरे में वापस आएं, तो इसे कुतुक को दे देना। त्रिना बोई बोई ने इसे देखा। यह बाहर से खरीदा गया भोजन था। क्या वह इसे तैयार करके स्कूल लाया था? त्रिना बोई बोई ने मजाक में कहा, क्या हम खाना बांट सकते हैं? हाची तुयेन ने मुड़कर दो शब्द छोड़े और चले गए, आप पर निर्भर है। त्रिना बोई बोई ने अपनी पीठ की ओर देखा और गुस्से से अपने दोनों दोस्तों से कहा, वह हाची तुयेन, जब तू आसपास नहीं होता है तो उसका चेहरा नरक के राजा की तरह ठंडा होता है। उसकी अभिव्यक्ति का तो कहना ही क्या, वह बात करने में भी बहुत आलसी है। हुआंगले ने सिर हिलाया, वह वास्तव में ठंडा है। मैंने सुना है कि वह मिडिल स्कूल से ही ऐसा है। ट्रुओंग हान डिच ने कहा, यदि तू उनके करीब नहीं होता तो मैं उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। त्रिना बोई बोई नाराज थी। अब केवल तू ही उसे नियंत्रित कर सकती है। मैं वास्तव में आशा करती हूँ कि तू उसे बहुत कष्ट देगी, तभी वह उस घमंडी नज़र से छुटकारा पा सकेगी। खाने के बाद त्रिना बोई बोई नाश्ता लेकर कुतुक के कमरे में वापस आ गई। जब कुतुक उठी तो उसका चेहरा अभी भी थका हुआ और चकित दिख रहा था। त्रिना बोई बोई ने उसे हिलाया, जल्दी उठो, अपना चेहरा लंच बॉक्स में मत छिपाओ। गड़बड़ मत करो, मैं जाग रही हूँ। गुसी ने नींद में खाना खाया। झेंग पेपेई ने यह नहीं बताया कि वह जो खाना खा रही थी वह जिया जिक्सुआन ने बाहर से खरीदा था। खाने के बाद गुसी नहाने चली गई और आखिरकार वह थोड़ी और जाग गई। लेकिन जब वह कक्षा में बैठी और शिक्षक ने व्याख्यान देना शुरू किया तो उसकी सारी सतर्कता गायब हो गई थी। एक खराब छात्रा के रूप में हर बार जब वह कक्षा में जाती थी, अगर वह व्याख्यान सुनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी तो उसे खुद को प्रेरित करने के लिए अपनी पूरी ताकत, इच्छा शक्ति और उत्साह का उपयोग करना पड़ता था। तभी वह सुनिश्चित कर सकती थी कि उसकी आत्मा उड़ न जाए।
मन की इस अस्थिर स्थिति में शिक्षक की आवाज किसी लोरी से अलग नहीं थी, जिससे उसका सिर अपने आप झुक जाता था। एक कक्षा में धीरज रखने के बाद गुस्सी फिर से सोने के लिए मेज पर लेट गई। झांग झनी और जियांगली सामने बैठे थे और उन्होंने कहा, सी आज इतना क्यों सो रही है? क्या तुम कल रात होमवर्क करते हुए पूरी रात जागते रहे? त्रिना बोई बोई ने कहा, कल रात तो तू मुझसे भी पहले सो गया। मैंने उससे मेरे साथ एक खेल खेलने के लिए कहा लेकिन उसने मना कर दिया। हाची तुयेन ने चू कियू और तो हान से कहा, तुम दोनों होंग ले और त्रुओंग हान डिच के साथ अपना स्थान बदल लो। क्यों? कोटू यूसी को सोने दो। तुम दोनों लंबे लड़के सामने बैठो और उसे ढक दो। टू हान हंसा, ए तुयेन, तुम बहुत चालाक हो, बस किसी के सोते समय उसे ढकने का कोई तरीका सोच रहे हो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि सीट बदल लो, जल्दी से बदल लो, तुम इतना क्यों बोल रहे हो? चू क्यू ने चतुराई से कहा, यह एक छोटी सी बात है, चलो चलते हैं। ल्यूक जिया डीप ने कहा, आप दोनों अपना समय लें, मेरी छोटी डिम्पल वाली बहन के लिए सब कुछ इसके लायक है। इस तरफ हुआंग ले और त्रुओंग हान डिच को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें कुछ समय के लिए सीट बदलनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। दूसरे पीरियड में गुसी ने खुद को खुश करने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि उसके सामने दो लंबे लड़के बैठे हैं। क्या वह इस तरह थोड़ी देर और सो सकती थी? और इसलिए वह बेशर्मी से सोती रही। जब पूरे स्कूल की शारीरिक शिक्षा का समय हो गया, तो गुसी अभ्यास करने के लिए नीचे नहीं आई, बल्कि कक्षा में ही सो गई। जब पूरी कक्षा अभ्यास समाप्त करके वापस लौटी, तो सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। गुसी ने चिढ़कर अपना सिर खुजलाया और अपने सिर को ढकने के लिए अपनी वर्दी की जैकेट ऊपर खींची। जिया जिक्सुआन पोडियम पर चढ़ गई और ठंडे मन से कक्षा के चारों ओर देखने लगी। कक्षा में तुरंत शांति छा गई, जो रूलर को टैप करके शिक्षक द्वारा याद दिलाने से भी अधिक प्रभावी थी। सभी ने जिया जिक्सुआन की ओर देखा, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या कहना चाहता था। जब पूरी तरह शांति हो गई, तो हाची तुयेन ने कहा, चुप रहो, शोर मत करो। अपनी बात समाप्त करके वह नीचे उतरकर अपनी सीट पर आ गया। विद्यार्थी एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या विद्या के देवता परेशान हो गए हैं? लेकिन जब से उसने ऐसा कहा, किसी ने भी अब कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। सीखने का देवता पहले से ही घमंडी और ठंडा था। पिछली बार उसने किसी के साथ क्रूरता से लड़ाई भी की थी, इसलिए पूरी कक्षा ने उसे पहले ही कक्षा का मास्टर घोषित कर दिया था। कक्षा शुरू होने तक सन्नाटा रहा। झेंग पेपेई ने गुसी को बुलाया और पूरी कक्षा शिक्षक का अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गई। बैठने के बाद झेंग पेपेई ने गुसी के कान में झुककर कहा, यह पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतनी गहरी नींद में सोते हुए देखा है। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि क्या तुम कल रात खेलने के लिए चुपके से बाहर गए थे। गुसीयू, क्या आप हाँ में जवाब दे सकते हैं? गुसी दोपहर तक मुर्दों की तरह सोती रही और आखिरकार जाग गई। सुबह की आखिरी क्लास के बाद सभी लोग दोपहर का खाना खाने के लिए बाहर चले गए। लू जियाए ने उत्साहपूर्वक अपने कुछ दोस्तों को दूसरी मंजिल के कैफेटेरिया में तला हुआ खाना खाने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही छुट्टियों की योजना भी बनाई। यह सही है, राष्ट्रीय दिवस, हाई स्कूल के छात्रों के लिए पहली लंबी छुट्टी जल्द ही आने वाली थी। 8 लोग एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर बैठे छुट्टियों के बारे में चर्चा करते हुए भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे। लू जियाए ने कहा, चलो बाहर जाकर खेलते हैं। घर पर हम अपने माता पिता द्वारा पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, यह बहुत थका देने वाला है। क्यों न हम एक साथ एक यात्रा का आयोजन करें और अपने माता पिता को बताएं
कि यह एकजुटता बढ़ाने और टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देने की एक गतिविधि है। हम रास्ते में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह सुनकर हमारे माता पिता निश्चित रूप से सहमत होंगे। तो हान ने मुस्कुराते हुए कहा, ल्यूक जिया डीप के लिए अपनी लड़कियों को यात्रा पर ले जाने का अवसर पाना आसान नहीं है। आप लोग उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करें। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? लड़कों का एक साथ घूमना कोई मजा नहीं है। हुआंगले ने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया, मुझे लगता है कि यह अच्छा है। आइए राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक यात्रा का आयोजन करें। त्रुओंग हान डिच ने खुशी से कहा, अगर मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा तो मेरे माता पिता को कोई आपत्ति नहीं होगी। त्रिनबोई बोई ने कोतुउक से पूछा, आप क्या कहते हैं? आपका घर शहर बी में है ना? आम तौर पर हम स्कूल के छात्रावास में रहते हैं और शायद ही कभी लंबी छुट्टियां होती हैं। क्या आपके माता पिता ने अभी तक किसी यात्रा की योजना बनाई है? कोतुउक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मेरे माता पिता मुझे जापान की यात्रा पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। ल्यूक जिया डीप ने तुरंत कहा, इसका कोई मतलब नहीं है। बचपन से लेकर वयस्क होने तक क्या आप हमेशा अपने माता पिता के साथ यात्रा करते रहे हैं? मैं 16 या 17 साल का हूँ, इसलिए मुझे अकेले उड़ान भरने का अनुभव लेना चाहिए, टू हान ने कहा। अंततः ल्यूक जिया डीप ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुझे अच्छा लगा, चूक्यू +2 जैसा। त्रिनबोई बोई ने सलाह दी, आपको अपने माता पिता को बताना चाहिए, वे समझ जाएंगे। गुसी ने फिर से अपनी नज़र घुमाई। जिया जिक्सुआन को ध्यान से देखा। वह चुपचाप उसे देख रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। अचानक उसे इस तरह देखते हुए गुसी ने भी समूह के साथ यात्रा करने की इच्छा जताई। गुसी ने सिर हिलाया और कहा, तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपने माता पिता से बात नहीं करती। शुरुआती योजना सफल रही। लू जिया ये बेहद उत्साहित थी। खाना लाया गया। सभी ने दोपहर का खाना खाना शुरू कर दिया। गुसी यी ने अपने चावल चबाए। उसका दिमाग धीरे धीरे याद करने लगा कि पिछली रात क्या हुआ था। क्या यह मेरा स्वार्थ नहीं है कि मैं ऐसा करूं? तुम सो नहीं सकती और फिर भी मुझे अपने साथ जगाए रखती हो। कोई बात नहीं, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? उसके दिमाग में एक चमक सी चमक उठी। गुसी ही हैरान रह गई और उसने आलू का चिप्स गिरा दिया जो वह उठा रही थी। झेंग पेपेई उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह सका और बोला, क्या हुआ? शियाजी जुआन को देखते हुए गुसी यू का पूरा शरीर अकड़ गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसका पूरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया, अपने चेहरे पर तापमान को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने ध्यान से सोचा, क्या होगा अगर यह एक सपना था? त्रिनबोई बोई ने कहा, ओह तू उक, क्या तुम्हें बुखार है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? गुसी का चेहरा चावल के कटोरे में धंसने वाला था। बहन, अगर तुम बर्तन नहीं खोलोगी तो कोई नहीं जान पाएगा कि उसमें क्या है। उसने अपना सिर नीचे किया और 2 बार खांसने का नाटक किया। मुझे सर्दी लग गई होगी क्योंकि मैं कक्षा में सो गई थी। झेंग पेपेई ने गुस्से में कहा, इस बारे में बात करते हुए मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ। सुबह से दोपहर तक तुम एक नींद के शैतान की तरह रही हो। मुझे बताओ, क्या तुम कल रात खेलने के लिए चुपके से बाहर गई थी या सारी रात किसी बात के बारे में सोचते हुए जागते रहते हो? अध्याय 32। संपादन नगन निकोतुउक खांसते हुए बोली, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाई। यह कहने के बाद उसने जल्दी से विषय बदल दिया, तो आप लोग 11 तारीख को कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? क्या आपके पास अभी तक कोई विशिष्ट योजना है?
फिर सभी ने अपनी राय व्यक्त करना शुरू कर दिया। गुसी ने सभी के उत्साह को देखा और बहुत उलझन में थी। क्या वह उस प्रश्न के बारे में सपना देख रही थी? यदि यह सच था तो उसने क्या प्रतिक्रिया दी? उस वाक्य के बाद उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? क्या यह सच है कि वह सपना देख रही है? अपना खाना खत्म करने के बाद लू जियाए ने सभी को पेय क्षेत्र में ले जाकर उनमें से प्रत्येक के लिए एक कप दूध वाली चाय खरीदी। जिया जिक्सुआन गुसी के बगल में खड़ा था। गुसी ने चुपके से उसकी तरफ देखा कि उसका व्यवहार अभी भी हमेशा की तरह ही था, कुछ भी असामान्य नहीं था। दोपहर में स्कूल जाते समय गुसी बहुत ज्यादा ऊर्जावान थी। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसका ध्यान आसमान में उड़ता रहता था। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती थी। जब स्कूल लगभग खत्म हो गया तो झेंग पेपेई ने गुसी के कान में झुककर कहा, मुझे पता चला कि तुम आज जिया जिक्सुआन को बहुत देख रहे हो। गुसी के कान लाल हो गए। सच में? क्या यह इतना स्पष्ट है? मुझे खुद बताओ कि यह सच है या नहीं। कुतुउक के पास खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तुझ, तुम ऐसे नहीं हो सकते। क्या तुम सिंघुआ विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते? अब आप हाची तुयेन में इतने लीन क्यों हैं? कुतुउक का चेहरा लाल हो गया। जो डूबा हुआ है, बकवास मत करो। मैं तुम्हें पहले ही याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि तुम भी ऐसी ही रहोगी। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो ज्यादा किताबें पढ़ो और सुंदर पुरुषों को कम देखो। पहली नजर में ही तुम बता सकती हो कि सुंदर चेहरा अपने तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। उस रात सभी ने अपने माता पिता को राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात करने के लिए बुलाया। गुसी ने दही पीते हुए अपने पिता को फोन किया। मेरे दोस्तों ने मुझे छुट्टियों में साथ में घूमने के लिए बुलाया है। मैं भी जाना चाहता हूँ। तुम में से कितने लोग जा रहे हैं? आप अभी भी छात्र हैं। क्या अकेले जाना सुरक्षित है? हम अब बच्चे नहीं हैं। हम 16 या 17 साल के हैं। इसमें इतना खतरा क्या है? हमारे समूह में हम 8 लोग हैं। ओह हाँ, हाची तुयेन भी जा रहा है। पिताजी, जब कुतुउक ने हाची तुयेन का जिक्र किया तो डेस्क पर बैठी लैम हियू थू ने लिखना बंद कर दिया और उसकी ओर देखने लगी। उसके अलावा उसके कुछ करीबी दोस्त भी हैं। लड़के सभी लंबे और बड़े हैं। यह बहुत सुरक्षित लगता है और मेरे कुछ करीबी दोस्त भी जा रहे हैं। एक बड़ी बेटी को रखना वाकई मुश्किल है। अब वह छुट्टियों में भी अपने माता पिता से दूर रहना चाहती है। मेरी छोटी सूती जैकेट कहाँ चली गई? अरे, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम दोनों अपने हनीमून पर साथ जा सको। क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? इसे गंभीरता से मत लो। तुम्हारी माँ अभी यहाँ बैठी थी इसलिए मैं बस नाटक कर रहा था। मजे करो। मैं बाद में तुम्हारी यात्रा के लिए 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन खरीदना याद रखना। तुम अपने दोस्तों को भोजन पर आमंत्रित कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो तुम बिल ले सकते हो और बाद में भुगतान कर सकते हो। लोगों के दिल बहुत चंचल हैं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या पिताजी अब पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे? लोगों के दिल आसानी से बदल जाते हैं, लेकिन जब तक मेरे पास पिताजी हैं, पिताजी दुनिया में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। पिताजी के बिना मैं घास की एक नाजुक पत्ती की तरह हूँ। गीत के बोल, माँ दुनिया में सबसे अच्छी व्यक्ति हैं। तू यूसी ने माँ को पिताजी में बदल दिया। अच्छा, अगर कोई तुम्हें चिढ़ाए तो मुझे हाँ कहना याद रखना। हाँ। गुसी के फोन रखने के बाद लैम श्याओक्यू ने उससे बात करने की पहल की। क्या आप लोग राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के दौरान एक साथ यात्रा पर जा रहे हैं? सही। मेरे माता पिता को छुट्टियों के दौरान भी ओवरटाइम काम करना पड़ता है। जब मैं घर जाता हूँ तो मैं अकेला होता हूँ।
यह बहुत बोरिंग है। क्या मैं आप लोगों के साथ जा सकता हूँ? लैम हियू थू ने कोतुउक को लालसा भरी निगाहों से देखा। कोतुउक थोड़ा शर्मिंदा था। मुझे पहले पूरे समूह से इस बारे में पूछना होगा। दूसरी तरफ बैठी तो लैम ने भी बीच में कहा, क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? मैं भी तुम लोगों के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। कोतुयूसी ने हमेशा की तरह उत्तर दिया, मैं मेजबान नहीं हूँ। पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं। तो लाम ने अचानक आह भरी और कहा, तुउक, क्या पहले जो हुआ उसके कारण तुम्हारे मन में अब भी मेरे प्रति पूर्वाग्रह है? कोतुयूसी के जवाब का इंतजार किए बिना तू लाम ने आगे कहा, उस समय मैं गलत था। मुझे तू ना से डरना नहीं चाहिए था और तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे खेद है। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। गुसी थोड़ी शर्मिंदा थी। वह उस मामले को बहुत पहले ही भूल चुकी थी। लेकिन यह मामला भुलाया नहीं जा सकता था, भले ही वे पहले की तरह एक दूसरे के साथ सहज व्यवहार करते हों। यह सिर्फ दिखावा था। उस अप्रत्याशित घटना के कारण उन दोनों के बीच उसके साथ मतभेद हो गया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से खुद को उनसे दूर कर लिया। अब जब जू लिन माफी मांग रही थी, तो उसे लगा कि वह तुच्छ हो रही है और उनसे नफरत कर रही है। गुसी को बहुत असहज महसूस हुआ और उसने ठंडे स्वर में कहा, वह मामला खत्म हो गया है, इसका फिर से जिक्र मत करो। तो क्या हम अब भी अच्छे दोस्त हैं? तू लाम ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा दोस्त? क्या यह शब्द इतनी सहजता से कहा जा सकता है? गुसी ने बस मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया। वह वास्तव में सिर्फ दोस्ताना व्यवहार कर रही थी और ऐसी बातें कहने में अच्छी नहीं थी जो उसके विवेक के विरुद्ध हों। यात्रा की योजना के कारण लू जियाए ने वीचैट पर एक समूह चैट बनाया था। गुसी ने समूह को एक संदेश भेजा। क्लास मॉनिटर लैम हियू थू और टू लैम ने कहा कि वे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ल्यूक जिया डीप, गर्व, गर्व। वे दोनों लड़कियां निश्चित रूप से मेरे साथ 5 दिन 4 रात की रोमांटिक यात्रा पर जाना चाहती हैं। ल्यूक, जब तक वे लड़कियां हैं, हम हमेशा उनका स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं। त्रिना बोई बोई हुओंगले और ट्रुओंग हान डिच के कमरे में अपने नाखून बना रही थी। अपने फोन पर ध्यान नहीं दे रही थी। केवल हुओंगले ने संदेश पढ़ा और अपने 2 दोस्तों को बताया। त्रिना बोई बोई ने सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया था, इसलिए उसे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था। केवल अब उसकी 2 दोस्तों ने उसे यह कहते हुए सुना। बात करने के बाद उसने अपना सेल फोन उठाया और समूह को संदेश भेजा। ल्यूक जिया डीप, तुम स्वर के सिर हो। लोगों की संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती। यदि लोग बहुत अधिक होंगे तो मैं तुम्हें समूह से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें अन्य 2 के साथ अकेले यात्रा करने दूंगा। ल्यूक जिया डीप, दांत पीसते हुए, छोटी जंगली बिल्ली, तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? क्या आपको ईर्ष्या हो रही है? त्रिना बोई बोई, अपनी बहन से ईर्ष्या हो रही है। चले जाओ। हान से 8 लोग काफी हैं, इससे ज्यादा थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए मुझे उन 2 लड़कियों को मना करना पड़ा। त्रिना बोई बोई बेडरूम में वापस आई और ऊंची आवाज में बोली, तू ओक, मैंने अभी समूह संदेश पढ़ा। तुमने कहा था कि कक्षा अध्यक्ष और तू लाम एक साथ जाना चाहते हैं। हाँ, यह सही है, गुसीयू ने जवाब दिया। यह सुनकर बाकी 2 दोस्त पलट गए। झेंग पेई पेई ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस टिकट और होटल के कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं। हम अभी और लोगों को नहीं जोड़ सकते। तुम दोनों दूसरे दोस्तों को ढूंढो और एक समूह बनाओ ताकि यात्रा का आयोजन कर सको। इतने सीधे तौर पर खारिज किए जाने पर दोनों दोस्त केवल मुस्कुराने और सिर हिलाने के लिए मजबूर हो सकते थे, यह दिखाते हुए कि वे समझ गए हैं। पलटने के बाद लैम हियू थू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका हाथ एक कलम पकड़े हुए कागज के एक खाली टुकड़े पर बेतरतीब ढंग से लिख रहा था। पहले
वह हमेशा दोस्त बनाने को नीची नज़र से देखती थी, समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि जब उसने बोलने की पहल की तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। आखिरकार वह कक्षा की अध्यक्ष थी, वह मुझे इस तरह से क्यों नीची नज़र से देखेगी? गुस्सी को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि दूसरी दो लड़कियां क्या सोचती हैं। अगर झेंग पेपेई ने ऐसा कहा होता तो उसे ज्यादा सहजता महसूस होती। रात को जब वह बिस्तर पर लेटती तो उसके दिमाग में वह समस्या उभर आती जो पूरे दिन उसके दिमाग में घूमती रहती थी। जिया जिक्सुआन अभी भी वैसा ही था, उसका रवैया हमेशा की तरह ही था, इसलिए वह उससे सीधे नहीं पूछ सकती थी कि क्या हुआ था। यह बहुत शर्मनाक होगा। इसके अलावा अगर उसने पूछा और उसने कहा कि उसने ऐसा कहा था, तो वह कैसे जवाब देगी? क्या आप उसकी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हैं? उसे डर है कि उसके माता पिता उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। अगर वह नहीं मानी तो क्या होगा? क्या दोस्ती की नाव कभी पलट जाएगी? जब कोतुक सोच रही थी कि उसका सिर फटने वाला है, हाची तुयेन ने उसे एक और संदेश भेजा। एक्स, क्या तुम अभी तक सो रही हो? नाम के अनुरूप अर्थ, अभी नहीं। एक्स, सो जाओ, कल की भरपाई कर लो। नाम के साथ साथ अर्थ, एक्स, वॉइस मैसेज भेजें। गुसी ही हैरान रह गई, उसने अचानक वॉइस मैसेज क्यों भेजा? उसने अपने हेडफोन लगाए, वॉइस मैसेज खोला और एक गर्म और कोमल पुरुष की आवाज उसके कानों में आई, धीरे से कह रही थी, गुड नाइट लिटिल डिम्पल। गुसीयू, गुसीयू। हे भगवान, उसके कान गर्भवती होने वाले थे। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह बिस्तर पर पागलों की तरह लौटने से खुद को रोक नहीं पाई। कुछ बार लौटने के बाद उसने अपना जलता हुआ चेहरा तकिए में दबा लिया और फिर से सुनने के लिए वॉइस मैसेज खोला। आम तौर पर केवल लू जियाए ही उसे छोटी सी डिम्पल बुलाती थी, लेकिन अब यह पहली बार था जब उसने जिया जिक्सुआन को उसे बुलाते हुए सुना, और इतनी कोमल और सुनने में आसान आवाज में। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो आवाज के लिए पागल हो, लेकिन अब वह आवाज से मारक शक्ति महसूस कर सकती थी। गुसी ने फिर से सुना। उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बार वह संदेश वापस चलाया था। हर बार जब वह इसे सुनती थी तो उसके दिल में ऐसा महसूस होता था जैसे उसमें बिजली का करंट दौड़ रहा हो। उसने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की और उसे जवाब दिया, शुभ रात्रि एक्स, शुभ रात्रि। कई दिनों की चर्चा के बाद अंतिम पर्यटन स्थल माउंट एमी तय किया गया। माउंट एमी या माउंट एमी, जिसे दाई क्वांग मिन्हसोन के नाम से भी जाना जाता है, चीन के सिचुआन प्रांत में किंगहाई तिब्बत पठार की दिशा में सिचुआन बेसिन के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक पर्वत है। यह 3099 मीटर ऊंचा है और 4 महान बौद्ध पर्वतों में से एक है, जो चीन के 4 पवित्र पर्वतों में से एक है। स्रोत विकी। छुट्टियों से एक रात पहले लड़कियों को नाश्ता खरीदने का काम सौंपा गया, जबकि लड़के रास्ते और रुकने के स्थानों पर चर्चा कर रहे थे। गुसी और उसके दोस्तों ने स्कूल से दूर नहीं, एक बड़े सुपरमार्केट में जाने के लिए एक कार बुलाई। लड़कियों ने सामान उठाया और कुछ ही समय में उन्होंने एक गाड़ी में नाश्ता और पेय पदार्थ भर लिए। गुसी ने अभी भी थोड़ा तर्क रखा, क्या हम इतना सामान ले जा सकते हैं? त्रिना बोई बोई ने कहा, वहाँ 4 युवक हैं, क्या आपको अब भी डर है कि आप उन्हें नहीं ले जा सकते? त्रुओंग हान दीच ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा साथ होना अच्छी बात है। हुआंग ले ने कहा, मेरे रूममेट को हमारी बहुत प्रशंसा हुई जब उसे पता चला कि हम हाची तुयेन के समूह के साथ यात्रा करने जा रहे हैं। जब वे चारों भुगतान के लिए लाइन में खड़े थे, गुसी का सेल फोन बज उठा। यह उसकी माँ का फोन था। सुपरमार्केट में थोड़ा शोर था,
इसलिए गुसी ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग लाइन में लग जाओ, मैं बाहर जाकर फोन उठाती हूँ। यह कहने के बाद वह अपनी माँ से बात करने के लिए सुपरमार्केट के दरवाजे पर चली गई। कुछ ही दूरी पर एक काली कार आई। जैसे ही वह गुजरी, लू मिंग, जो पिछली सीट पर बैठा था, ने अपना हाथ उठाया और कहा, रुको। कार रुकी। ल्यूक मिन्ह ने अपना सिर घुमाकर देखा। हाँ, यह वही थी। थोड़ा और पीछे हटो। कार पीछे हटी और उसने और भी साफ देखा। उसने अब ढीली स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बल्कि एक सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी पतली कमर को और भी ज्यादा उभार रही थी, और एक जीन्स जो उसकी लंबी, सीधी टांगों के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। अगर वह कोई और लड़की होती तो वह सिर्फ एक साधारण, आरामदायक पोशाक पहनती, लेकिन जब वह इसे पहनती तो इसमें थोड़ी सी मोहक, सेक्सी झलक होती। लू मिंग ने गुसी यी को ध्यान से देखा। यह पहली बार था जब उसे लगा कि कोई लड़की उसकी पसंद के हिसाब से इतनी अच्छी है। जितना ज्यादा वह उसे देखता, उतना ही ज्यादा वह उसे अपने पास रखना चाहता। लेकिन उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। वह एक फूल थी जिसका पहले से ही एक मालिक था। अस्पताल में एक हफ्ते के बाद उसे पहले से ही सब कुछ पता चल गया था। अगर कोई और उसे इस तरह पीटता तो उसके पिता की तो बात ही छोड़िए, वह अपने दादा को भी माफ नहीं करता। लेकिन वह जिया परिवार था। लू परिवार की संपत्ति महत्वपूर्ण जमीनों से जुड़ी थी। सबसे ज्यादा डर महत्वपूर्ण जमीनों को छूने से लगता था। स्थिति के अनुसार जिया जिक्सुआन का परिवार बहुत शक्तिशाली था। लू परिवार अपमान नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने जिया परिवार से पूछने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की पहल की। यहाँ तक कि लू मिंग को भी डांटा गया। उसके माता पिता ने कहा कि वह लोगों का न्याय करना नहीं जानता। उस समय के दौरान जब भी लू मिंग अस्पताल में था, हर बार जब वह जिया जिक्सुआन के बारे में सोचता था तो वह उससे अपने दांत पीसने की हद तक नफरत करता था। लेकिन जब वह गुसी के बारे में सोचता था तो उसके मन में बिल्कुल भी नाराजगी नहीं होती थी। उसका दिमाग उसके फुटबॉल मैदान पर दौड़ने, अपने दोस्तों के साथ हंसने, 8वीं कक्षा की कक्षा से गुजरने की छवियों से भरा होता था। वह उसे सच में पसंद करता था, उसे अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता था। भले ही उसे अपमानजनक तरीके से अस्वीकार कर दिया गया हो, फिर भी वह उसे पसंद करना बंद नहीं कर सकता था। लू मिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने सामने बैठे दो लोगों से कुछ कहा। गुसी अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि कल वह अपने दोस्तों के साथ एक लंबी यात्रा पर जा रही थी। उसकी माँ चिंतित थी और उसे तरह तरह के निर्देश देती रही। गुसी ने भी धैर्यपूर्वक अपनी माँ की बात सुनी। जैसे ही उसने बात खत्म की, सूट पहने दो लोग अचानक उसके सामने से चले आए। गुसी ने उन्हें सावधानी से देखा, पलटा और सुपरमार्केट की ओर चल दिया। बहन, अभी मत जाओ। एक आदमी ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो। कोतुयूसी ने संघर्ष किया। अरे लड़की, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? दोनों लोगों ने मिलकर गुसीयी को खींच लिया और उसे एक पेड़ की छाया में ले आए। गुसीयी जोर से चिल्लाई, मदद करो, मदद करना। उसने दोनों आदमियों को मुक्का मारने और लात मारने की पूरी कोशिश की। उसकी शर्ट फट गई। कोतुयूसी जोर से चिल्लाई, पागलों की तरह संघर्ष कर रही थी। अन्य दो आदमी सतह पर बहुत क्रूर दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में वे अभी भी उसका कुछ नहीं कर सके। आप क्या कर रहे हो? ल्यूक मिन्ह दहाड़कर चिल्लाया। दोनों आदमी रुक गए और चिल्लाकर बोले, तुम बदमाश, दूसरों के काम में दखल मत दो। वह मेरा सहपाठी है, मुझे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ल्यूक मिन्ह ने आगे बढ़कर दो लोगों में से एक को खींच लिया।
कोतुउक ने दूसरे व्यक्ति को लात मारने का मौका लिया। ल्यूक मिन्ह ने अन्य 2 लोगों के साथ लड़ाई की। लड़ते हुए उसने कोतुउक से कहा, यह मामला मेरे पास छोड़ दो। तुम जल्दी से भागो। कोतुयूसी को जमीन पर एक ईंट मिली। उसने उसे उठाया और चलकर एक लड़के के सिर पर मारा। नहीं, मुझे इन 2 कायरों को पीट पीट कर मार डालना चाहिए। ल्यूक मिन्ह। उसने अपने अंगरक्षक की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा, जिसे अभी अभी पीटा गया था, जब तक कि उसका सिर खून से लथपथ नहीं हो गया था। दोनों अंगरक्षकों ने चुपके से शिकायत की, यंग मास्टर ल्यूक, आपको इतनी भयंकर लड़की क्यों पसंद आई? गुसी उसे पीटने के लिए आगे बढ़ती रही। उसे पीटने के बाद उसने अपना फोन उठाया और 110 पर कॉल करने वाली थी। लू मिंग ने जल्दी से कहा, पुलिस को मत बुलाओ, नहीं तो हम सभी को बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा। अगर हमसे पूछताछ की गई तो पूरी रात लग जाएगी। गुसियाई ने सोचा, उसे कल भी बाहर जाना है और अगर उसे पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा तो वह सो नहीं पाएगी और हर कोई चिंतित हो जाएगा। इसलिए उसने कहा, बस इतना ही। ल्यूक मिन्ह ने राहत की सांस ली। कोतुउक ने फिर से जमीन पर पड़े दोनों आदमियों को लात मारी और कहा, इतने लंबे और लंबे दिख रहे हो, लेकिन अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अगली बार अगर लड़कियों से बदतमीजी करने की हिम्मत की तो तुम्हें जरूर पीट पीट कर मार डाला जाएगा। हम गलत थे। हम पर भूत सवार था, इसलिए हम एक खूबसूरत महिला को अपने साथ पीने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। ल्यूक मिन्ह जोर से चिल्लाया, चले जाओ। जब केवल वे दोनों ही बचे तो गुसी ने कहा, धन्यवाद। ल्यूक मिन्ह मुस्कुराया, थोड़ी कड़वी मुस्कान के साथ, लेकिन फिर भी सहजता से कहा, मेरे स्कूल में लड़कियों को धमकाते हुए देखकर मैं इसे कैसे अनदेखा कर सकता था, और यह भी नहीं कि मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। गुसियू ने ठंडे स्वर में कहा, मैं पहले जाऊंगा, आप लोग अभी भी सुपरमार्केट में इंतजार कर सकते हैं। कोतुउक, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ल्यूक मिन्ह ने उसकी ओर देखा और कहा। कोतुउक आश्चर्यचकित थी। मुझे इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए था और तुम्हें इतनी परेशानी नहीं देनी चाहिए थी। यह मेरी गलती थी। उस दिन जिम क्लास के दौरान मुझे तुम्हें भड़काना नहीं चाहिए था। मैं हार गया और थोड़ा गुस्सा हो गया और मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। ल्यूक मिन्ह ने उसे ईमानदारी से देखा। कोतुउक थोड़ा स्तब्ध थी। अब उसे क्या करना चाहिए? जिसे उसने खलनायक करार दिया था, वह उससे माफी मांग रहा था। जब मैं अस्पताल में था, तब मैंने खुद पर विचार किया। वास्तव में तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं बहुत सरल थी। उस दिन तुम बैडमिंटन खेलते हुए बहुत सुंदर लग रही थी। हम अच्छे दोस्त हो सकते थे, लेकिन अब हम बहुत अजीब हो गए हैं। यह वास्तव में। लू मिंग ने उस पर कड़वी मुस्कान दी। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता। जब एक पुरुष छात्र ने गुसी से माफी मांगी तो उसे लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। वह दूसरों के लिए चीजें मुश्किल बनाने वाली नहीं थी, इसलिए उसने कहा, जो कुछ भी हुआ वह अतीत की बात है, इसलिए उसका फिर से जिक्र मत करो। वैसे भी आज जो हुआ उसके लिए शुक्रिया। जब त्रिना बोई बोई का समूह भुगतान पूरा करके चला गया, तब वे दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। लापता, लापता। लड़कियां हर जगह देखने लगी, गुसी की आकृति को ढूंढने लगी। गुसी ने आवाज सुनी और हाथ हिलाकर कहा, मैं यहाँ हूँ। उसने अपना सिर घुमाया और लू मिंग से कहा, मैं जा रही हूँ। फिर वह अपने दोस्तों के पास भाग गई, लेकिन उन्हें नहीं मिला। बहुत सारी लड़कियां छत पर आ रही थी। सीढ़ियों पर खड़े व्यक्ति ने संदेश खोला और सुना, एक्स
शुभ रात्रि और मीठे सपने। शुभ रात्रि और मधुर स्वप्न। आज रात फिर से अंग्रेजी बोलते हुए कुतुक मुस्कुराई, एक भोली और मीठी मुस्कान। वह नीचे बैठ गई, बार बार सुन रही थी। हाची तुयन की अंग्रेजी बहुत अच्छी लग रही थी। जब उसने कदमों की आहट सुनी तो वह उठ खड़ी हुई और अनिच्छा से अपने कमरे में वापस चली गई। जाते समय उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुभ रात्रि और मधुर स्वप्न। अगले दिन 8 लोग छात्रावास में एकत्र हुए। चारों लड़कों के पास कुल मिलाकर केवल 2 सूटकेस थे, जबकि लड़कियों के पास प्रत्येक के पास एक बड़ा सूटकेस था और वे भोजन का एक बड़ा बैग भी ले जा रहे थे। लू जियाए ने उन्हें देखा और उसके सिर में दर्द होने लगा। बहनों, हम जंगल में पिकनिक मनाने नहीं, बल्कि यात्रा पर जा रहे हैं। रास्ते में सामान खरीदने के लिए बहुत सी जगहें हैं। क्या हमें अपना सारा सामान इस तरह अपने साथ ले जाना जरूरी है? हुआंगले ने धीरे से कहा, हम क्या कर सकते हैं? हम लड़कियों के पास बहुत सारा सामान है और हम 5 दिनों के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमें अपने कपड़ों को अपने सूटकेस में ठूंसने की कोशिश करनी होगी। त्रिना बोई बोई ने कहा, जब हमारी बेटी यात्रा पर जाती है तो उसे हर दिन खूबसूरत तस्वीरें लेनी होती हैं। क्या हम ठीक से तैयारी नहीं कर सकते? जहाँ तक नाश्ते की बात है, यह निश्चित नहीं है कि आप उन्हें रास्ते में खरीद पाएंगे, और पहाड़ पर तो निश्चित रूप से कोई नहीं मिलेगा। जब समूह बात कर रहा था, हाची तुयन चुपचाप अपना सामान और नाश्ते का थैला लेकर कोतुक की ओर दौड़ी। अध्याय 32। संपादन। नगन निकोतुक खांसते हुए बोली, मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाई। यह कहने के बाद उसने जल्दी से विषय बदल दिया, तो आप लोग 11 तारीख को कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? क्या आपके पास अभी तक कोई विशिष्ट योजना है? फिर सभी ने अपनी राय व्यक्त करना शुरू कर दिया। गुसी ने सभी के उत्साह को देखा और बहुत उलझन में थी। क्या वह उस प्रश्न के बारे में सपना देख रही थी? यदि यह सच था तो उसने क्या प्रतिक्रिया दी? उस वाक्य के बाद उसे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? क्या यह सच है कि वह सपना देख रही है? अपना खाना खत्म करने के बाद लू जियाए ने सभी को पेय क्षेत्र में ले जाकर उनमें से प्रत्येक के लिए 1 कप दूध वाली चाय खरीदी। जिया जिक्सुआन गुसी के बगल में खड़ा था। गुसी ने चुपके से उसकी तरफ देखा कि उसका व्यवहार अभी भी हमेशा की तरह ही था, कुछ भी असामान्य नहीं था। दोपहर में स्कूल जाते समय गुसी बहुत ज्यादा ऊर्जावान थी। अब उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसका ध्यान आसमान में उड़ता रहता था। वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती थी। जब स्कूल लगभग खत्म हो गया तो झेंग पेपेई ने गुसी के कान में झुककर कहा, मुझे पता चला कि तुम आज जिया जिक्सुआन को बहुत देख रहे हो। गुसी के कान लाल हो गए। सच में? क्या यह इतना स्पष्ट है? मुझे खुद बताओ कि यह सच है या नहीं। कुतुक के पास खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। तुझ, तुम ऐसे नहीं हो सकते। क्या तुम सिंघुआ विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते? अब आप हाची तुयन में इतने लीन क्यों हैं? कुतुक का चेहरा लाल हो गया, जो डूबा हुआ है। बकवास मत करो। मैं तुम्हें पहले ही याद दिला रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि तुम भी ऐसी ही रहोगी। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो ज्यादा किताबें पढ़ो और सुंदर पुरुषों को कम देखो। पहली नजर में ही तुम बता सकती हो कि सुंदर चेहरा अपने तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। उस रात सभी ने अपने माता पिता को राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात करने के लिए बुलाया। गुसी ने दही पीते हुए अपने पिता को फोन किया। मेरे दोस्तों ने मुझे छुट्टियों में साथ में घूमने के लिए बुलाया है। मैं भी जाना चाहता हूँ। तुम में से कितने लोग जा रहे हैं? आप अभी भी छात्र हैं। क्या अकेले जाना सुरक्षित है? हम अब बच्चे नहीं हैं। हम 16 या 17 साल के हैं। इसमें इतना खतरा क्या है?
हमारे समूह में हम 8 लोग हैं। ओह हाँ, हाची तुयेन भी जा रहा है। पिताजी, जब को तुक ने हाची तुयेन का जिक्र किया तो डेस्क पर बैठी लैम हियू थू ने लिखना बंद कर दिया और उसकी ओर देखने लगी। उसके अलावा उसके कुछ करीबी दोस्त भी हैं। लड़के सभी लंबे और बड़े हैं। यह बहुत सुरक्षित लगता है और मेरे कुछ करीबी दोस्त भी जा रहे हैं। एक बड़ी बेटी को रखना वाकई मुश्किल है। अब वह छुट्टियों में भी अपने माता पिता से दूर रहना चाहती है। मेरी छोटी सूती जैकेट कहाँ चली गई? अरे, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम दोनों अपने हनीमून पर साथ जा सको। क्या तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? इसे गंभीरता से मत लो। तुम्हारी माँ अभी यहाँ बैठी थी इसलिए मैं बस नाटक कर रहा था। मजे करो, मैं बाद में तुम्हारी यात्रा के लिए 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा। बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन खरीदना याद रखना। तुम अपने दोस्तों को भोजन पर आमंत्रित कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो तुम बिल ले सकते हो और बाद में भुगतान कर सकते हो। लोगों के दिल बहुत चंचल हैं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या पिताजी अब पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे? लोगों के दिल आसानी से बदल जाते हैं, लेकिन जब तक मेरे पास पिताजी हैं, पिताजी दुनिया में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। पिताजी के बिना मैं घास की एक नाजुक पत्ती की तरह हूँ। गीत के बोल, माँ दुनिया में सबसे अच्छी व्यक्ति हैं। तू यूसी ने माँ को पिताजी में बदल दिया। अच्छा, अगर कोई तुम्हें चिढ़ाए तो मुझे हाँ कहना याद रखना। हाँ। गुस्सी के फोन रखने के बाद लैम श्याओक्यू ने उससे बात करने की पहल की। क्या आप लोग राष्ट्रीय दिवस की छुट्टी के दौरान एक साथ यात्रा पर जा रहे हैं? सही। मेरे माता पिता को छुट्टियों के दौरान भी ओवरटाइम काम करना पड़ता है। जब मैं घर जाता हूँ, तो मैं अकेला होता हूँ। यह बहुत बोरिंग है। क्या मैं आप लोगों के साथ जा सकता हूँ? लैम हियू थू ने कोतुउक को लालसा भरी निगाहों से देखा। कोतुउक थोड़ा शर्मिंदा था। मुझे पहले पूरे समूह से इस बारे में पूछना होगा। दूसरी तरफ बैठी तो लैम ने भी बीच में कहा, क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? मैं भी तुम लोगों के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। कोतुयूसी ने हमेशा की तरह उत्तर दिया, मैं मेजबान नहीं हूँ। पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं। तो लाम ने अचानक आह भरी और कहा, तुउक, क्या पहले जो हुआ उसके कारण तुम्हारे मन में अब भी मेरे प्रति पूर्वाग्रह है? कोतुयूसी के जवाब का इंतजार किए बिना तू लाम ने आगे कहा, उस समय मैं गलत था। मुझे तू ना से डरना नहीं चाहिए था और तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। मुझे खेद है। मुझे आशा है कि आप मुझे क्षमा कर देंगे। गुस्सी थोड़ी शर्मिंदा थी। वह उस मामले को बहुत पहले ही भूल चुकी थी। लेकिन यह मामला भुलाया नहीं जा सकता था, भले ही वे पहले की तरह एक दूसरे के साथ सहज व्यवहार करते हों। यह सिर्फ दिखावा था। उस अप्रत्याशित घटना के कारण उन दोनों के बीच उसके साथ मतभेद हो गया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से खुद को उनसे दूर कर लिया। अब जब जू लिन माफी मांग रही थी, तो उसे लगा कि वह तुच्छ हो रही है और उनसे नफरत कर रही है। गुस्सी को बहुत असहज महसूस हुआ और उसने ठंडे स्वर में कहा, वह मामला खत्म हो गया है, इसका फिर से जिक्र मत करो। तो क्या हम अब भी अच्छे दोस्त हैं? तू लाम ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा दोस्त? क्या यह शब्द इतनी सहजता से कहा जा सकता है? गुस्सी ने बस मुस्कुराकर जवाब नहीं दिया। वह वास्तव में सिर्फ दोस्ताना व्यवहार कर रही थी और ऐसी बातें कहने में अच्छी नहीं थी जो उसके विवेक के विरुद्ध हों। यात्रा की योजना के कारण लू जियाए ने वीचैट पर एक समूह चैट बनाया था। गुस्सी ने समूह को एक संदेश भेजा। क्लास मॉनिटर लैम हियू थू और टू लैम ने कहा कि वे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। ल्यूक जिया डीप, गर्व, गर्व। वे दोनों लड़कियां निश्चित रूप से मेरे साथ 5 दिन 4 रात की रोमांटिक यात्रा पर जाना चाहती हैं। ल्यूक, जब तक वे लड़कियां हैं,
हम हमेशा उनका स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे खोलते हैं। त्रिना बोई बोई हुओंगले और ट्रुओंग हान डिच के कमरे में अपने नाखून बना रही थी। अपने फोन पर ध्यान नहीं दे रही थी। केवल हुओंगले ने संदेश पढ़ा और अपने दो दोस्तों को बताया। त्रिना बोई बोई ने सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया था, इसलिए उसे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ था। केवल अब उसकी दो दोस्तों ने उसे यह कहते हुए सुना। बात करने के बाद उसने अपना सेल फोन उठाया और समूह को संदेश भेजा। ल्यूक जिया डीप, तुम स्वर के सिर हो। लोगों की संख्या इससे अधिक नहीं हो सकती। यदि लोग बहुत अधिक होंगे तो मैं तुम्हें समूह से बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें अन्य दो के साथ अकेले यात्रा करने दूंगा। ल्यूक जिया डीप, दांत पीसते हुए, छोटी जंगली बिल्ली, तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? क्या आपको ईर्ष्या हो रही है? त्रिना बोई बोई, अपनी बहन से ईर्ष्या हो रही है। चले जाओ। हान से 8 लोग काफी हैं, इससे ज्यादा थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए मुझे उन दो लड़कियों को मना करना पड़ा। त्रिना बोई बोई बेडरूम में वापस आई और ऊंची आवाज में बोली, तू ओक, मैंने अभी समूह संदेश पढ़ा। तुमने कहा था कि कक्षा अध्यक्ष और तू लाम एक साथ जाना चाहते हैं। हाँ, यह सही है, गुसियू ने जवाब दिया। यह सुनकर बाकी दो दोस्त पलट गए। झेंग पेई पेई ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस टिकट और होटल के कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं। हम अभी और लोगों को नहीं जोड़ सकते। तुम दोनों दूसरे दोस्तों को ढूंढो और एक समूह बनाओ ताकि यात्रा का आयोजन कर सको। इतने सीधे तौर पर खारिज किए जाने पर दोनों दोस्त केवल मुस्कुराने और सिर हिलाने के लिए मजबूर हो सकते थे, यह दिखाते हुए कि वे समझ गए हैं। पलटने के बाद लैम हियू थू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका हाथ एक कलम पकड़े हुए कागज के एक खाली टुकड़े पर बेतरतीब ढंग से लिख रहा था। पहले वह हमेशा दोस्त बनाने को नीची नजर से देखती थी, समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि जब उसने बोलने की पहल की तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। आखिरकार वह कक्षा की अध्यक्ष थी। वह मुझे इस तरह से क्यों नीची नजर से देखेगी? गुसी को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी कि दूसरी दो लड़कियां क्या सोचती हैं। अगर झेंग पेपेई ने ऐसा कहा होता तो उसे ज्यादा सहजता महसूस होती। रात को जब वह बिस्तर पर लेटती तो उसके दिमाग में वह समस्या उभर आती जो पूरे दिन उसके दिमाग में घूमती रहती थी। जिया जिक्सुआन अभी भी वैसा ही था। उसका रवैया हमेशा की तरह ही था, इसलिए वह उससे सीधे नहीं पूछ सकती थी कि क्या हुआ था। यह बहुत शर्मनाक होगा। इसके अलावा अगर उसने पूछा और उसने कहा कि उसने ऐसा कहा था, तो वह कैसे जवाब देगी? क्या आप उसकी प्रेमिका बनने के लिए सहमत हैं? उसे डर है कि उसके माता पिता उसे पीट पीट कर मार डालेंगे। अगर वह नहीं मानी तो क्या होगा? क्या दोस्ती की नाव कभी पलट जाएगी? जब कोतुक सोच रही थी कि उसका सिर फटने वाला है, हाची तुयेन ने उसे एक और संदेश भेजा। एक्स, क्या तुम अभी तक सो रही हो? नाम के अनुरूप अर्थ, अभी नहीं। एक्स, सो जाओ, कल की भरपाई कर लो। नाम के साथ साथ अर्थ, एक्स, वॉइस मैसेज भेजें। गुसी ही हैरान रह गई। उसने अचानक वॉइस मैसेज क्यों भेजा? उसने अपने हेडफोन लगाए, वॉइस मैसेज खोला और एक गर्म और कोमल पुरुष की आवाज उसके कानों में आई, धीरे से कह रही थी, गुड नाइट लिटिल डिम्पल। गुसीयू, गुसीयू। हे भगवान, उसके कान गर्भवती होने वाले थे। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह बिस्तर पर पागलों की तरह लौटने से खुद को रोक नहीं पाई। कुछ बार लौटने के बाद उसने अपना जलता हुआ चेहरा तकिए में दबा लिया और फिर से सुनने के लिए वॉइस मैसेज खोला। आम तौर पर केवल लू जियाए ही उसे छोटी सी डिम्पल बुलाती थी,
लेकिन अब यह पहली बार था जब उसने जिया जिक्सुआन को उसे बुलाते हुए सुना, और इतनी कोमल और सुनने में आसान आवाज में। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो आवाज के लिए पागल हो, लेकिन अब वह आवाज से मारक शक्ति महसूस कर सकती थी। गुसी ने फिर से सुना। उसे नहीं पता था कि उसने कितनी बार वह संदेश वापस चलाया था। हर बार जब वह इसे सुनती थी तो उसके दिल में ऐसा महसूस होता था जैसे उसमें बिजली का करंट दौड़ रहा हो। उसने अपनी हंसी को रोकने की कोशिश की और उसे जवाब दिया, शुभ रात्रि एक्स, शुभ रात्रि। कई दिनों की चर्चा के बाद अंतिम पर्यटन स्थल माउंट एमी तय किया गया। माउंट एमी या माउंट एमी, जिसे दाई क्वांग मिन्हसोन के नाम से भी जाना जाता है, चीन के सिचुआन प्रांत में किंगहाई तिब्बत पठार की दिशा में सिचुआन बेसिन के पश्चिमी किनारे पर स्थित एक पर्वत है। यह 3099 मीटर ऊंचा है और 4 महान बौद्ध पर्वतों में से एक है, जो चीन के 4 पवित्र पर्वतों में से एक है। स्रोत विकी। छुट्टियों से एक रात पहले लड़कियों को नाश्ता खरीदने का काम सौंपा गया, जबकि लड़के रास्ते और रुकने के स्थानों पर चर्चा कर रहे थे। गुसी और उसके दोस्तों ने स्कूल से दूर नहीं, एक बड़े सुपरमार्केट में जाने के लिए एक कार बुलाई। लड़कियों ने सामान उठाया और कुछ ही समय में उन्होंने एक गाड़ी में नाश्ता और पेय पदार्थ भर लिए। गुसी ने अभी भी थोड़ा तर्क रखा, क्या हम इतना सामान ले जा सकते हैं? त्रिना बोई बोई ने कहा, वहाँ 4 युवक हैं, क्या आपको अब भी डर है कि आप उन्हें नहीं ले जा सकते? त्रुओंग हान दीच ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा साथ होना अच्छी बात है। हुआंग ले ने कहा, मेरे रूममेट को हमारी बहुत प्रशंसा हुई जब उसे पता चला कि हम हाची तुयेन के समूह के साथ यात्रा करने जा रहे हैं। जब वे चारों भुगतान के लिए लाइन में खड़े थे, गुसी का सेल फोन बज उठा। यह उसकी माँ का फोन था। सुपरमार्केट में थोड़ा शोर था, इसलिए गुसी ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग लाइन में लग जाओ, मैं बाहर जाकर फोन उठाती हूँ। यह कहने के बाद वह अपनी माँ से बात करने के लिए सुपरमार्केट के दरवाजे पर चली गई। कुछ ही दूरी पर एक काली कार आई। जैसे ही वह गुजरी, लू मिंग, जो पिछली सीट पर बैठा था, ने अपना हाथ उठाया और कहा, रुको। कार रुकी। ल्यूक मिन्ह ने अपना सिर घुमाकर देखा। हाँ, यह वही थी। थोड़ा और पीछे हटो। कार पीछे हटी और उसने और भी साफ देखा। उसने अब ढीली स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बल्कि एक सफेद टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसकी पतली कमर को और भी ज्यादा उभार रही थी, और एक जीन्स जो उसकी लंबी सीधी टांगों के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। अगर वह कोई और लड़की होती तो वह सिर्फ एक साधारण आरामदायक पोशाक पहनती, लेकिन जब वह इसे पहनती तो इसमें थोड़ी सी मोहक सेक्सी झलक होती। लू मिंग ने गुसी यी को ध्यान से देखा। यह पहली बार था जब उसे लगा कि कोई लड़की उसकी पसंद के हिसाब से इतनी अच्छी है। जितना ज्यादा वह उसे देखता, उतना ही ज्यादा वह उसे अपने पास रखना चाहता। लेकिन उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी। वह एक फूल थी जिसका पहले से ही एक मालिक था। अस्पताल में एक हफ्ते के बाद उसे पहले से ही सब कुछ पता चल गया था। अगर कोई और उसे इस तरह पीटता तो उसके पिता की तो बात ही छोड़िए, वह अपने दादा को भी माफ नहीं करता। लेकिन वह जिया परिवार था। लू परिवार की संपत्ति महत्वपूर्ण जमीनों से जुड़ी थी। सबसे ज्यादा डर महत्वपूर्ण जमीनों को छूने से लगता था। स्थिति के अनुसार जिया जिक्सुआन का परिवार बहुत शक्तिशाली था। लू परिवार अपमान नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने जिया परिवार से पूछने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार करने की पहल की। यहाँ तक कि लू मिंग को भी डांटा गया। उसके माता पिता ने कहा कि वह लोगों का न्याय करना नहीं जानता। उस समय के दौरान जब भी लू मिंग अस्पताल में था, हर बार जब वह जिया जिक्सुआन के बारे में सोचता था तो वह उससे अपने दांत पीसने की हद तक नफरत करता था।
लेकिन जब वह गुस्सी के बारे में सोचता था तो उसके मन में बिल्कुल भी नाराजगी नहीं होती थी। उसका दिमाग उसके फुटबॉल मैदान पर दौड़ने, अपने दोस्तों के साथ हंसने, 8वीं कक्षा की कक्षा से गुजरने की छवियों से भरा होता था। वह उसे सच में पसंद करता था, उसे अपने दिल की गहराइयों से प्यार करता था, भले ही उसे अपमानजनक तरीके से अस्वीकार कर दिया गया हो, फिर भी वह उसे पसंद करना बंद नहीं कर सकता था। लू मिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपने सामने बैठे दो लोगों से कुछ कहा। गुसी अपनी माँ से बात कर रही थी, क्योंकि कल वह अपने दोस्तों के साथ एक लंबी यात्रा पर जा रही थी। उसकी माँ चिंतित थी और उसे तरह तरह के निर्देश देती रही। गुसी ने भी धैर्यपूर्वक अपनी माँ की बात सुनी। जैसे ही उसने बात खत्म की, सूट पहने दो लोग अचानक उसके सामने से चले आए। गुसी ने उन्हें सावधानी से देखा, पलटा और सुपरमार्केट की ओर चल दिया। बहन, अभी मत जाओ। एक आदमी ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो। कोतुयूसी ने संघर्ष किया। अरे लड़की, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? दोनों लोगों ने मिलकर गुसीयी को खींच लिया और उसे एक पेड़ की छाया में ले आए। गुसीयी जोर से चिल्लाई, मदद करो, मदद करना। उसने दोनों आदमियों को मुक्का मारने और लात मारने की पूरी कोशिश की। उसकी शर्ट फट गई। कोतुयूसी जोर से चिल्लाई, पागलों की तरह संघर्ष कर रही थी। अन्य दो आदमी सतह पर बहुत क्रूर दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में वे अभी भी उसका कुछ नहीं कर सके। आप क्या कर रहे हो? ल्यूक मिन्ह दहाड़कर चिल्लाया। दोनों आदमी रुक गए और चिल्लाकर बोले, तुम बदमाश, दूसरों के काम में दखल मत दो। वह मेरा सहपाठी है, मुझे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। ल्यूक मिन्ह ने आगे बढ़कर दो लोगों में से एक को खींच लिया। कोतुउक ने दूसरे व्यक्ति को लात मारने का मौका लिया। ल्यूक मिन्ह ने अन्य दो लोगों के साथ लड़ाई की। लड़ते हुए उसने कोतुउक से कहा, यह मामला मेरे पास छोड़ दो। तुम जल्दी से भागो। कोतुयूसी को जमीन पर एक ईंट मिली। उसने उसे उठाया और चलकर एक लड़के के सिर पर मारा। नहीं, मुझे इन दो कायरों को पीट पीट कर मार डालना चाहिए। ल्यूक मिन्ह। उसने अपने अंगरक्षक की ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा, जिसे अभी अभी पीटा गया था, जब तक कि उसका सिर खून से लथपथ नहीं हो गया था। दोनों अंगरक्षकों ने चुपके से शिकायत की, यंग मास्टर ल्यूक, आपको इतनी भयंकर लड़की क्यों पसंद आई? गुसी उसे पीटने के लिए आगे बढ़ती रही। उसे पीटने के बाद उसने अपना फोन उठाया और 110 पर कॉल करने वाली थी। लू मिंग ने जल्दी से कहा, पुलिस को मत बुलाओ, नहीं तो हम सभी को बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा। अगर हमसे पूछताछ की गई तो पूरी रात लग जाएगी। गुसियाई ने सोचा, उसे कल भी बाहर जाना है और अगर उसे पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा तो वह सो नहीं पाएगी और हर कोई चिंतित हो जाएगा। इसलिए उसने कहा, बस इतना ही। ल्यूक मिन्ह ने राहत की सांस ली। कोतुउक ने फिर से जमीन पर पड़े दोनों आदमियों को लात मारी और कहा, इतने लंबे और लंबे दिख रहे हो, लेकिन अच्छा काम नहीं कर रहे हो। अगली बार अगर लड़कियों से बदतमीजी करने की हिम्मत की तो तुम्हें जरूर पीट पीट कर मार डाला जाएगा। हम गलत थे। हम पर भूत सवार था, इसलिए हम एक खूबसूरत महिला को अपने साथ पीने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। ल्यूक मिन्ह जोर से चिल्लाया, चले जाओ। जब केवल वे दोनों ही बचे तो गुसी ने कहा, धन्यवाद। ल्यूक मिन्ह मुस्कुराया, थोड़ी कड़वी मुस्कान के साथ, लेकिन फिर भी सहजता से कहा, मेरे स्कूल में लड़कियों को धमकाते हुए देखकर मैं इसे कैसे अनदेखा कर सकता था, और यह भी नहीं कि मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। गुसियू ने ठंडे स्वर में कहा, मैं पहले जाऊंगा, आप लोग अभी भी सुपरमार्केट में इंतजार कर सकते हैं। कोतुउक,
मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ल्यूक मिन्ह ने उसकी ओर देखा और कहा, कोतुक आश्चर्यचकित थी। मुझे इस मामले को इतना तूल नहीं देना चाहिए था और तुम्हें इतनी परेशानी नहीं देनी चाहिए थी। यह मेरी गलती थी। उस दिन जिम क्लास के दौरान मुझे तुम्हें भड़काना नहीं चाहिए था। मैं हार गया और थोड़ा गुस्सा हो गया और मेरा दिमाग खराब हो गया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। ल्यूक मिन्ह ने उसे ईमानदारी से देखा। कोतुक थोड़ा स्तब्ध थी। अब उसे क्या करना चाहिए? जिसे उसने खलनायक करार दिया था, वह उससे माफी मांग रहा था। जब मैं अस्पताल में था, तब मैंने खुद पर विचार किया। वास्तव में तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं बहुत सरल थी। उस दिन तुम बैडमिंटन खेलते हुए बहुत सुंदर लग रही थी। हम अच्छे दोस्त हो सकते थे, लेकिन अब हम बहुत अजीब हो गए हैं। यह वास्तव में। लू मिंग ने उस पर कड़वी मुस्कान दी। मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता। जब एक पुरुष छात्र ने गुस्सी से माफी मांगी, तो उसे लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। वह दूसरों के लिए चीजें मुश्किल बनाने वाली नहीं थी। इसलिए उसने कहा, जो कुछ भी हुआ वह अतीत की बात है, इसलिए उसका फिर से जिक्र मत करो। वैसे भी आज जो हुआ उसके लिए शुक्रिया। जब त्रिना बोई बोई का समूह भुगतान पूरा करके चला गया, तब वे दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। लापता, लापता। लड़कियां हर जगह देखने लगी, गुस्सी की आकृति को ढूंढने लगी। गुस्सी ने आवाज सुनी और हाथ हिलाकर कहा, मैं यहाँ हूँ। उसने अपना सिर घुमाया और लू मिंग से कहा, मैं जा रही हूँ। फिर वह अपने दोस्तों के पास भाग गई, लेकिन उन्हें नहीं मिला। बहुत सारी लड़कियां छत पर आ रही थी। सीढ़ियों पर खड़े व्यक्ति ने संदेश खोला और सुना, एक्स, शुभ रात्रि और मीठे सपने। शुभ रात्रि और मधुर स्वप्न। आज रात फिर से अंग्रेजी बोलते हुए कोतुक मुस्कुराई, एक भोली और मीठी मुस्कान। वह नीचे बैठ गई, बार बार सुन रही थी। हाची तुयेन की अंग्रेजी बहुत अच्छी लग रही थी। जब उसने कदमों की आहट सुनी, तो वह उठ खड़ी हुई और अनिच्छा से अपने कमरे में वापस चली गई। जाते समय उसने मुस्कुराते हुए कहा, शुभ रात्रि और मधुर स्वप्न। अगले दिन 8 लोग छात्रावास में एकत्र हुए। चारों लड़कों के पास कुल मिलाकर केवल 2 सूटकेस थे, जबकि लड़कियों के पास प्रत्येक के पास एक बड़ा सूटकेस था और वे भोजन का एक बड़ा बैग भी ले जा रहे थे। लू जियाए ने उन्हें देखा और उसके सिर में दर्द होने लगा। बहनों, हम जंगल में पिकनिक मनाने नहीं, बल्कि यात्रा पर जा रहे हैं। रास्ते में सामान खरीदने के लिए बहुत सी जगहें हैं। क्या हमें अपना सारा सामान इस तरह अपने साथ ले जाना जरूरी है? हुआंगले ने धीरे से कहा, हम क्या कर सकते हैं? हम लड़कियों के पास बहुत सारा सामान है और हम 5 दिनों के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमें अपने कपड़ों को अपने सूटकेस में ठूंसने की कोशिश करनी होगी। त्रिना बोई बोई ने कहा, जब हमारी बेटी यात्रा पर जाती है, तो उसे हर दिन खूबसूरत तस्वीरें लेनी होती हैं। क्या हम ठीक से तैयारी नहीं कर सकते? जहाँ तक नाश्ते की बात है, यह निश्चित नहीं है कि आप उन्हें रास्ते में खरीद पाएंगे, और पहाड़ पर तो निश्चित रूप से कोई नहीं मिलेगा। जब समूह बात कर रहा था, हाची तुयेन चुपचाप अपना सामान और नाश्ते का थैला लेकर कोतुक की ओर दौड़ी। अध्याय 33। संपादन नगन नी तो हान ने अपनी जीभ चटकाई और कहा, मूर्ख, आप अभी भी एक लड़की से बहस क्यों कर रहे हैं? वह पहले से ही आपकी सेवा करने के लिए चली गई है। बोलने के बाद उसने तुरंत कार्रवाई की। झेंग पेइपे का सूटकेस उठाया। झेंग पेइपे, जो अभी 1 सेकंड पहले लोगों को जमकर डांट रहा था, अब शर्मीला दिखाई दिया। मीठी मुस्कान के साथ बोला, धन्यवाद। उसे धन्यवाद देने के बाद उसने लू जियाए को घूरने के लिए अपनी आंखें घुमाईं। लू जियाए,
मैंने क्या किया? मैं बस कुछ शब्द कह रहा हूँ। ठीक है। लू जियाए ने अपना सिर झो जियाओ की ओर देखा। उम्मीद है कि वह उसके लिए बोलेगा, लेकिन झो जियाओ जियांग ली और झांग झिन्ये के लिए सामान ले जाने में व्यस्त था। दोनों लड़कियां उसे धन्यवाद देती रहीं। लू जियाए, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, आज तुम सब झूठ क्यों बोल रहे हो? सारे सीधे लड़के कहाँ हैं? क्या मैं ही अकेला हूँ जो लड़कियों के सामने सिर झुकाने से मना करता है? समूह एक साथ स्कूल से बाहर चला गया। कोतु खाची तुयेन के बगल में चला गया। उसने स्पोर्ट्स बैकपैक पहना हुआ था और उसका सूटकेस और स्नैक्स का बैग आगे बढ़ा रहा था। गुसी को अब सिर्फ अपनी पीठ पर एक छोटा गुलाबी बिल्ली के आकार का बैग ढोना था। वह थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, मुझे खाने का बैग ढोने दो। जिया जिक्सुआन ने उसकी तरफ देखा और कहा, बस ऐसे ही करो, लड़कियों को थोड़ा और आराम करना चाहिए। आज गुसी ने चौड़ी हुई गर्दन और नीली धारियों वाला पतला लाल स्वेटर पहना था, टाइट जीन्स, सफेद स्नीकर्स, आधे बाल बंधे हुए थे, बाकी आधे कंधे पर कल करके ढीले थे। उसका पूरा शरीर जवानी की सांसों से भरा हुआ था। जिया जिक्सुआन ने महसूस किया कि जब उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी तो वह तुरंत बेहद चमकदार और आकर्षक हो गई। उसकी आंखें उसके ऊपर घूम गईं, एक पल के लिए उसके पतले, गोरे टखनों पर टिक गईं। स्कूल से निकलने के बाद उसने दो कारों को देखा जिन्हें जिया जिक्सुआन ने इंतजार करने के लिए बुलाया था। जिया जिक्सुआन और झो कियाओ ने लड़कियों का सामान एक साथ उठाया और उन्हें ट्रंक में रख दिया। लड़कियां एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी, हंस रही थी और खुशी से बात कर रही थी। उनकी आंखें खुशी से भर गई थी, देखभाल किए जाने से खुशी से भर गए। अपना सामान पैक करने के बाद वे आठों दो गाड़ियों में सवार हो गए और हाई स्पीड रेल स्टेशन की ओर चल पड़े। इस बार यात्रा की योजना बनाने वाला व्यक्ति लू जियाए था। वह शायद ही कभी ट्रेन लेता था, लेकिन इस बार उसने अपने परिवहन के मुख्य साधन के रूप में ट्रेन को चुना। जब वे हाई स्पीड रेल स्टेशन पर पहुंचे, जब वे कार से उतरे, तो उन्होंने लोगों की भीड़ को गुजरते देखा और वे सभी बुरी तरह डर गए। ये अमीर बच्चे आमतौर पर छुट्टियों के दौरान अपने माता पिता के साथ विदेश यात्रा करते थे ताकि घर पर शोर से बच सकें। उन्होंने पहले कभी अकेले ट्रेन नहीं ली थी। लू जियाए ने ताली बजाई और कहा, घर पर छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों की भीड़ में शामिल होने का अनुभव वास्तव में मजेदार है। झेंग पेपेई ने उसे घूर कर देखा। बेवकूफ। जियांगली मुस्कुराया और कहा, यह सही है, यह भी एक मूल्यवान अनुभव है। जिया जिक्सुआन ने कहा, चलो जल्दी करो और लाइन में लग जाओ। उसने अपने आसपास की अव्यवस्था को देखा और कहा, तुम लोग लड़कियों पर नजर रखना याद रखो। हाची तुयेन ने भोजन से भरा प्लास्टिक बैग सूटकेस पर रखा और उसे दूर धकेल दिया। फिर एक हाथ उठाया और कोतु उक से कहा, मुझे अपना हाथ दो। हाँ, कोतु उक हैरान था। अगर मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा तो मुझे डर है कि तुम फिर से खो जाओगे। जिया जिक्सुआन ने उसे देखा और कहा कि वह उसे देखने के लिए नीचे झुक गई और उसके हाथ से सूटकेस को खींचकर जैसे कि उसे दूर ले जाया गया। यहाँ 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं। क्या प्रत्येक लड़के के लिए एक लड़की का हाथ पकड़ना ठीक है? वह अकेले 2 सूटकेस खींच रहा था। झांग जिन्नी उसके पास एक छोटे से सूटकेस को खींचकर चला गया। दोनों चुपचाप आगे बढ़े। लड़की का हाथ थामने की पहल करते हुए त्रुओंग हान दीच को हिम्मत करने में शर्म आ रही थी। ल्यूक जिया दीप ने हुओंगले को देखा और कहा, मुझे तुम्हारा बैग उठाने दो। कोई बात नहीं, यह भारी नहीं है, मैं इसे खुद उठा सकता हूँ। लड़के लड़कियों से ज्यादा मजबूत होते हैं, इसे उठाना ज्यादा आरामदायक होता है, मुझे इसे उठाने दो। लू जियाए बहुत जिद कर रहा था।
जियांगले के पास उसे बैग देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू जियाए ने जियांगले के खाली हाथों को देखा बहुत अच्छी तरह से, फिर वह उस छोटे से हाथ को पकड़ सकता था। लेकिन उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ धीमे थे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आखिरकार वे दोनों सिर्फ सामान्य दोस्त थे, किसी रिश्ते में नहीं। इसलिए लू जियाए थोड़ा शर्मीला था, यह सोचकर कि उसके पास इस अच्छे अवसर को जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा, मेरे पीछे पीछे चलो, सावधान रहो कि कहीं खो न जाओ। ठीक है, हुआंग ले ने सिर हिलाया। ल्यूक जिया डीप, हे भगवान! हाँ, उपनाम वाला वह दुष्ट जानवर अपने गाल के गड्ढे को इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकता था? उसने यह कैसे किया? जिया जिक्सुआन ने गुसी का हाथ थाम लिया और ट्रेन लीडर की तरह आगे बढ़ गया। स्टेशन पर लोग आ जा रहे थे, इसलिए धक्का मुक्की होना आसान था और गुसी को जिया जिक्सुआन के और भी करीब चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिया जिक्सुआन ने शुरू में उसका हाथ सामान्य तरीके से थामा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उनकी उंगलियां एक दूसरे से कसकर जुड़ चुकी थी और उनमें एक भी जगह नहीं थी। गुसी ने नीचे देखा, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। कुछ छात्राएं उनके पास से गुजरी और उसने साफ तौर पर किसी को यह कहते हुए सुना, वह जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। उसका चेहरा और भी लाल हो गया और उसने अपना सिर नीचे करके अपने पैरों की उंगलियों को देखा। जिया जिक्सुआन के चेहरे को देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की और यह भी नहीं जानना चाहती थी कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब वह सुरक्षा जांच के लिए लाइन में लगी, तो गुसी उसका हाथ खींच पाई। समूह प्रतीक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर गया और टिकट जांच में अभी 15 मिनट बाकी थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए लड़कियां तुरंत सेल्फी लेने के लिए एक साथ इकट्ठा हो गईं। खुश ल्यूक जिया दीप ने पुरुष देव समूह को संदेश भेजा, चूक्यू, तुम बहुत कायर हो, आप एक लड़की के हाथ को पकड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। मैंने अपना हाथ पकड़ने के लिए पहल की। जब लड़के टेक्सटिंग कर रहे थे, जिया जिक्सुआन बस अपने फोन को देखकर बैठ गया। ग्रुप चैट में भाग नहीं ले रहा था, वह कुछ दस्तावेजों को देख रहा था, शांत दिख रहा था। लू जिया ने उस पर एक संदेश भेजा, फिर एक गंभीर उपस्थिति के साथ, एक बीस्ट है, सुहान, एक जुआन की छोटी बहन, आपको देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ भी नहीं जानता। अगेज, लड़कियों ने सीटों को खोजने के लिए अपने टिकटों को देखा। ये चारों ओर देखते हुए, हर कोई पहले से ही बैठा था। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस उदासीन रूप से बैठ गया। यद्यपि उन्होंने इन लोगों के साथ कई बार बातचीत की थी, यह हमेशा तब था जब पूरा समूह था, और जिया जिक्सुआन, वह शांत था। उन दोनों को बहुत मजबूत समझ में आया, सिवाय कैफेटेरिया में जब जिया जिक्सुआन ने गू सिनी के बारे में बात की थी, तो यह नहीं था। उनके बगल में बैठकर उन्होंने लोगों को दूसरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। मुझे, कृपया, शिन शिन जियानग्रोंग, मैं अब सांस नहीं ले सकता। ये जिंग आरयू 10, हम सभी सहपाठियों हैं, इसमें से इतना बड़ा सौदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं? हान हान हुआंग विन्हा, हाँ। मैंने सचमुच कोई अतिशयोक्ति नहीं की। मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज्यादा है, नाम जैसा अर्थ। अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मोह मोह, लिटिल पियर, मोह मोह, पेई पेई, हा 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 हो। यदि सीटें पहले से ही इस तरह सेट की गई थी, तो गुसी ही उन्हें आगे पीछे नहीं बदलना चाहती थी, अन्यथा लोग सोचेंगे कि उसके बुरे इरादे हैं, और यह शर्मनाक होगा। शिन शिन जियांग रोंग, पेई पेई, मेरे साथ सीट बदल लो। तुम लोग बचपन के प्रेमी हो, इसलिए हम खुद को परिचित मान सकते हैं। पेई पेई, ठीक है,
चलो एक साथ बाथरूम चलते हैं, फिर हम वापस आने पर सीट बदल लेंगे। शिन शिन जियांग रोंग, पेई पेई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पेई पेई, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मोह मोह। जिया जिक्सुआन ने देखा कि वह बाहर जाना चाहती थी, इसलिए उसने रास्ता बनाने की पहल की। झांग झिन्नी ने जल्दी से कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। वह और झेंग पेपेई बाथरूम में चले गए। जब वे वापस आए तो झेंग पेपेई ने झांग झिन्नी की सीट पर बैठने की पहल की। जिया जिक्सुआन की नज़र पाकर झेंग पेपेई ने घृणा दिखाई और कहा, आप यहाँ क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? और डिम्पल भी यहाँ नहीं बैठना चाहते हैं, इसलिए मुझे खुद को मजबूर करना पड़ा। जिया जिक्सुआन ने अपना सिर घुमाया, सीधे सामने की ओर देखा। झेंग पेपेई चालाकी से उसके करीब झुके, फुसफुसाते हुए, क्या आप नाराज हैं? डिम्पल के साथ लिटिल बहन भी यहाँ आकर आपके साथ बैठना चाहती है। उत्तर दिया, तुम वहाँ जाओ, मुझे यहाँ बैठने दो। समझ गया? आपके पास वास्तव में कोई सिद्धांत नहीं है। मैंने उस घृणित आदमी को पर्याप्त रूप से उकसाया नहीं है। मैं उसे इतनी जल्दी कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ? गुसीयी ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं एक बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। मुझे इस सहारे को मजबूती से थामे रहना चाहिए। मैं ढीला नहीं हो सकता। अपने भविष्य को देखो। सिंघुआ विश्वविद्यालय का कर्ज चुकाने के बाद तुम्हें जिया जिक्सुआन द्वारा पूरी तरह से खा लिया जाना चाहिए था। झेंग पेपेई को लोहे से स्टील न बना पाने का अफसोस था। झेंग पेपेई के अपनी सीट पर वापस आने के बाद जिया जिक्सुआन भी अपनी कुर्सी पर वापस आकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से चॉकलेट कुकीज का एक पैकेट निकाला, पैकेट को फाड़ा, एक टुकड़ा उठाया और गुसी के मुंह के पास ले गया। गुसी ने एक टुकड़ा खाने के लिए अपना मुंह खोला। उसने उसकी ओर देखा, अपने होठों को सिकोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अपने परिवार के साथ बैठना पसंद नहीं है।